इद्दत के दौरान आपका हक है कि आपको मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस दी जाए। हमारे मज़हब ने, हमारी स्टेट ने मना किया है कि आप ज़िना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लिव विद हिम एनी मोर, आप नहीं चल सकते उनके साथ फॉर व्हाट्सएवर रीजंस। ये चीज़ें जिस तरह से दिखती हैं ऑन पेपर, रियलिटी में वैसे परफॉर्म नहीं हो पाती। सूडो मूड स्विंग्स और पुअर डिसीजन मेकिंग से किसी आदमी को क्यों तकलीफ हो। इतनी इन्वेस्टमेंट की है घर वालों ने, इसलिए तो नहीं कि कोई भी आगे घूर ले और गाली दे दे। पिक्चर बनाओ, रिपोर्ट करो, रडार में लाओ इन बंदों को। और मेरे जैसे अगर कोई आपको आगे से आई हो मिल जाएगी, वो नहीं छोड़ेगी। क्या टॉपिक है हमारा आज का, पहले ही मैंने आते ही बताया है, लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन। कौन से लीगल राइट्स और कौन सी प्रोटेक्शन, अब वो देख लेते हैं। लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन रिगार्डिंग योर सेफ्टी इन पाकिस्तान, ये हमारा पूरा टॉपिक है और इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने सेशन में। लीगल राइट्स का मतलब उर्दू में क्या है? हकूक़। राइट्स आपके हकूक़, कौन से हक हासिल हैं आपको। कानूनी हमायत कौन कौन सी हासिल है आपको। कब कानूनी हमायत चाहिए होगी? जब कोई मसला दरपेश होगा। कानूनी हमायत कौन सा हक है, लीगल राइट्स ये। और प्रोटेक्शन इज़ रिलेटेड टू योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वी विल टॉक अबाउट द इनसिक्योरिटीज़, हर उस इनसिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जहन में रह गई है इन दिस सेशन ऑफ सेल्फ डिफेंस और लीगल राइट्स। वुमेन सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। और अगर कोई भी वुमन इनसिक्योर है किसी भी चीज़ को लेके, बी इट हर फिज़िकल इनसिक्योरिटी, मेंटल इनसिक्योरिटी, प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी और फिज़िकल इनसिक्योरिटी, दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन हर लाइफ प्रोफेशनली, पर्सनली, socially. So it is important to talk about your safety. मुझे लगा था मेरी क्लास ना अब तक इतना लोगों को बता चुकी होगी, बोल बोल के नॉर्मलाइज कर चुकी होगी सेफ्टी, और हम आगे चल सकेंगे इससे, लेकिन आप बहुत कम बोलते हैं बच्चों। तो आज के सेशन के पर्पस क्या होना चाहिए हमारे दो बेसिकली पर्पस हैं। नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द लीगल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग योर सेफ्टी, कि कानून ने आपको क्या हक दिए हैं सेफ्टी के रेल्म में। नंबर 2, हम डिस्कस करेंगे कि हाउ लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, जो लीगल राइट्स मिले हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं, और अगर कोई लॉ बनाया गया है मज़हब में या रियासत में तो उसकी रियल लाइफ इफ़ेक्टिवनेस क्या है। कोई भी लॉ बनाया है तो उसका लॉजिक क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे, और वो सारे हम एज वुमेन जो हमारे राइट्स हैं उसी से रिलेटेड ही रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी यू फील और वांट्स टू गेट मैरिड इन फ्यूचर, इन दिस लाइफ टाइम ऑफ कोर्स। There is nothing to feel shy about. I'm just asking, raise your hands if you want to get married or not. Cool, fair enough. अच्छा, मैंने बहुत सोचा कि लीगल राइट्स वाले एरिया में कौन से मसले हैं जहाँ पे एज वुमेन हमारे राइट्स ज़्यादा इन्फ्रिंज हो रहे हैं। मेरी नज़र में ऐसे 2 मेन इश्यूज़ हैं। नंबर 1, राइट टू मैरी, एंड नंबर 2, राइट टू इनहेरिटेंस। आपको अगर इसके अलावा भी कोई मसला रह गया है ना जिसमें हमने बात नहीं की, आप नोट करें, हम उस पर भी बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि पहला मसला ही ये है इस सोसाइटी में कि राइट टू मैरी है नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट और थिंक्स दैट दे हैव द राइट टू मैरी इन दिस सोसाइटी, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे अपनी मर्ज़ी के बंदे से और अपनी मर्ज़ी की टाइप की शादी वाइज। रेज योर हैंड्स। one woman in this house. Well, we are happy for you that you have this right to marry, but majority in this society नहीं है right to marry. See, आपकी स्टेट कहती है कि फोर्स्ड मैरिज नहीं करनी किसी की, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, मगर आपकी सोसाइटी, आपसे ही रिकैप ले लेती हूँ कि मैंने आपसे ही पूछा हुआ है कि क्या आपने कभी कोई चाइल्ड ब्राइड देखी है, तो मेजॉरिटी के हाथ खड़े थे। मैंने पूछा था कि क्या आपने किसी को फोर्स्ड मैरिज करते हुए देखा था, तो सब ने हाथ खड़ा किया था। ये हमारी सोसाइटी का रिकैप है रिगार्डिंग राइट टू मैरी, कि एज अ वुमन मेरे पास, आपके पास सोसाइटी में मेजॉरिटी स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि राइट टू मैरी नहीं है। हम अपनी, ये हमारा हक है
हमें मज़हब ने दिया है और रियासत ने दिया है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझें कि फ़ोर्स्ड मैरिज किन किन कंडीशंस में कोई भी मैरिज फोर्स्ड होगी। अब ये तो नहीं है ना कि आपके दिल में कुछ हो और आप बोलें भी ना और हम उसको फोर्स्ड मैरिज कंसिडर करें और फिर उस पर हम कोई एक्शन लें। हमें समझना पड़ेगा कि फोर्स्ड मैरिज क्या चीज़ है। उसमें पहली बात ये है कि अगर कोई भी गर्ल, इफ़ शी हैज़ नॉट रीच्ड द एज ऑफ मेचोरिटी, शी इज़ अ माइनर, वो 16 साल की है, 18 साल से कम है, तो उसकी अगर मैरिज हो रही है तो दैट इज़ फोर्स्ड मैरिज। नंबर 2, अगर ये पहले भी हमने बहुत दफ़ा बात की है कि फोर्सफुल कन्वर्जन्स होती हैं अदर रिलीजन की लड़कियों की, हिंदू गर्ल्स की, मैं इस पर बहुत बात करती हूँ कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स उनकी होती हैं और उनसे शादी की जाती है सिर्फ उनका मज़हब चेंज करने के लिए। ये भी फोर्स्ड मैरिज है और इसका सेक्शन आपके जहन में होना चाहिए, मैंने पूछ लेना है। इसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 498B PPC। इसको मना किया गया है, इसकी सज़ा है फोर्स्ड कन्वर्जन की और फोर्स्ड मैरिज की। मोस्टली ये सिंध के इलाके में ज़्यादा होता है। आप इस चीज़ को पढ़ें और इसके बारे में बात किया करें, बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस प्रिविलेज्ड सिटी। आप उस शहर में रह रही हैं जैसी सड़कें पूरे पाकिस्तान में नहीं हैं। तो यू आर women who can talk about this and create awareness। आपका रोल है, आपको ये चीज़ कराई जा रही है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे भी बात करें। इसके अलावा फोर्स्ड मैरिज इस केस में होगी कि हमारे पास केसेस आते हैं कि अगर कोई कत्ल का केस है तो उसमें एक पार्टी कहती है कि आप हमें अपनी बेटी दे दें, हम सुलह कर लें, बदला सुलह का केस। इसको वानी भी कहते हैं इस प्रैक्टिस को, और इसको सेक्शन अंडर सेक्शन 310A के उसमें इट्स अ प्रोहिबिशन इसकी की हुई है और 3 साल कम से कम सज़ा है और 7 साल और इससे भी ज़्यादा और जुर्माना। कानून ने कहा हुआ है कि बदला सुलह भी फोर्स्ड मैरिज और ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप और मैं देखते हैं कि कत्ल के केसेस में मोस्टली यही होता है। और इसके अलावा अगर किसी वुमेन का कंसेंट नहीं है शादी में, इफ़ शी इज़ फीलिंग के मेंटल हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, दैट इज़ अगेन फोर्स्ड मैरिज की उसमें आता है। मगर इफ़ एज वुमेन आप खामोश रहती हैं, अपनी नापसंदीदगी का इजहार करती हैं, नापसंदीदगी का इजहार करती हैं, तो वो आपकी कंसेंट में शामिल होता है। सो लर्न टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। अगर आप चुप रहेंगी तो समझें कि आपने कंसेंट दिया है फॉर द मैरिज, तो वो फोर्स्ड मैरिज में नहीं आएगा। चलें आगे चलते हैं। फोर्स्ड मैरिज वाली चीज़ें सेक्शन से हट के, क्या आपको रियली लगता है कि ये आपका हक है? सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग ऐसी की हुई है कि हम बात करते हुए अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं कि ये हमारा हक है। ये हमारा हक है, अपना हक इस्तेमाल चले ना करें, लेकिन माने तो सही कि आपका हक है। ये अपनी राइट टू मैरी आपका हक है, इसको मान लें, इस्तेमाल भले ना करें, वो आपकी अपनी कंडीशनिंग है, आपकी अपनी लाइफ चॉइसेस हैं, जो भी है। मैं आपको हमेशा यही समझाती हूँ शुरू से ही कि स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस मैरिज है। ये आपने गलत बंदे के साथ कर ली, आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप होगा भी तो आप हैंडल कर लोगे, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। अपने आप को समझ के फिर आपने ये फैसला लेना है कि आपकी मोटिवेशंस क्या हैं। शादी करने का फैसला करने से पहले खुद को समझें, क्या चाहिए मुझे, पैसा चाहिए या लॉयल्टी चाहिए, लुक्स चाहिए या फिर मैच्योरिटी चाहिए। तो जो आपके उस स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा वेटेज है ना, जिस भी पॉइंट की, आप उसको देखते हुए अपना फैसला करें, बिकॉज दिस इज़ योर राइट टू मैरी। ओके, आई होप नाउ यू विल गेट एग्री टू दिस कि ये आपका हक है राइट टू मैरी। मगर वालदैन की राय को हमेशा वेटेज दें। उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, वो आपसे ज़्यादा दुनिया को समझते हैं, आप उनकी औलाद हैं, वो आपको भी आपसे ज़्यादा समझते हैं। तो इस चीज़ को भी देखना है आपने कि उनकी राय की भी अहमियत है, उसको भी साथ लेके चलना है, राइट। लेकिन ये कहा ज़रूर करें कि राइट टू मैरी मेरा हक है। इसमें कोई अनकंफर्टेबल होने की बात नहीं है कि अपनी पसंद से शादी करना, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे शादी करना और अपनी टाइप की शादी करना, ये मेरा राइट है, ये आपका राइट है। एज वुमेन हमें मज़हब ने ये राइट दिया है, रियासत हमें ये राइट दे रही है, कोई हमसे ये राइट छीन नहीं सकता। सांस लेने का हक हमें है, जिस तरह हम अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकते हैं, रोक सकते हैं, इसी तरह नॉर्मल कर दो इस बात को कि ये आपका राइट है। समझो इस बात को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। हम लोग आज कॉम्प्लिकेटेड सी बातों को बहुत सिंपल करके समझेंगे। दो इट्स अ लीगल फ्रेमवर्क वाली चीज़ को नंबर, सेक्शंस, कानून के आर्टिकल्स और
मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए हैं, मैं आपको सेंड भी करवाऊंगी, आप उनको खुद से भी पढ़ेंगे और अगले में मुझे असाइनमेंट भी देंगे, क्योंकि आप लोग वैसे ही नहीं कुछ भी होमवर्क करते। मैम लेकिन सोसाइटी ने इस तरीके से जो है वो जब एक बेटी होती है, पैदा होती है, तो उसका माइंडसेट इस तरीके से बनाया गया होता है कि शादी का जो हक है ना वो सिर्फ वालिदैन ही लेंगे या कोई उसके मामू चाचा ताया, बस वो डिसाइड करेंगे। वो कहीं से आ रही है फिर उसे पता लग रहा है मेरा रिश्ता हो गया। ठीक है, तो ये क्यों है? हाँ, ये क्यों है? ये है कि ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पाकिस्तान इज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। ये सिस्टम ऐसा है जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है दैट गुड डॉटर्स नेवर से नो टू देयर पेरेंट्स। आई एम दैट डॉटर, एवरीबडी इज़ दैट डॉटर, कि आपने यैसे ही करना है। मगर इस बात को आप माने, एटलीस्ट अब आप पढ़ गई हैं, लिख गई हैं, मज़हब ने आपको ये राइट दिया हुआ है कि ये आपका हक है। सोसाइटी अब आप हैं, वो बड़े हो गए हैं, एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। आपने नेक्स्ट जनरेशन को डील करना है। आप समझें इस बात को कि ये आपका राइट है, ये लड़की का राइट है, ये लड़के का राइट है, ये जिसने शादी करनी है उसका राइट है। और इसमें रिलीजन ने कोई मना नहीं किया हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से शादी करने वाला। अगेन योर पेरेंट्स आर द ओनली पीपल इन दिस वर्ल्ड जो के आर सिंसेयर विद यू। उनकी राय को वेटेज भी लाजमी दें अपनी बात में। मज़ीद इसके साथ आपको पता है सबसे ज़्यादा करेजियस काम क्या है दुनिया में? टू थिंक फॉर योर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, योर चॉइसेस। ये बहुत करेजियस है। अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। आप मेरी मदद कर सकती हैं, अपने साथ वाले की मदद कर सकती हैं, लेकिन हमेशा आप अपनी मदद नहीं कर सकते। अपने लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है किसी और से। लेकिन बहादुर लोग वो हैं जो अपना हक लेते हैं, अपने लिए आवाज़ उठाते हैं और एक्ट करते हैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में रह के। अच्छा, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है? ओके, नहीं भी पता तो पता ही होगा अब तक तो। आप इतने माशाल्लाह आप सारे ही यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं। पाकिस्तान के कानून ने आपको कुछ बेसिक राइट्स हर बंदे को दिए हुए हैं। वो मैं अभी आपको याद करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भूल जाना है, बाद में मैं सुनूंगी भी अभी। तो इस तरह से जहन में रखो कि वो फंडामेंटल राइट्स में बेसिकली आपके काम के राइट्स कौन से हैं। आर्टिकल 25, उसके 1 to 3 पॉइंट्स हैं, मुझे सुनो और जहन में बिठा लो। आर्टिकल 25(1) ये कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। सारे शहरी बराबर, मियाँ वाले, गुजरात वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले, KPK वाले, एवरी सिटीजन इज इक्वल इन दिस कंट्री, नो सुपीरियोरिटी, नो बाइसेस। 25(2) कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस, जेंडर और एनीथिंग। नो बाइसेस, नो प्रेजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दें। वो सोसाइटी नहीं करती तो ये उसका मसला है। आपकी रियासत नहीं कह रही, कानून नहीं कह रहा कि डिस्क्रिमिनेशन करनी है। 25(3) इसमें लॉ कहता है कि क्रिएट स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन मौके की मुनासबत से। जैसे कि काइट फ्लाइंग का एक्ट आया था, पतंगबाजी ज़्यादा हो रही थी, बच्चे डैमेज हो रहे थे, मर रहे थे, तो लॉ कहता है कि स्पेशल लॉज बनाए जब कोई मसला है। जैसे अब इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ है तो नए लॉज बन रहे हैं, इनको इनकरेज करता है हमारा लॉ। आर्टिकल 34, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन अफेयर्स ऑफ नेशनल लाइफ। आप पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हैं अब नेशनल अफेयर में, जो जॉब करना चाहती हैं आपको अलाउड है। ये आपको कानून ने हक दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट है ये आपका, आपको पता होना चाहिए। आप इस्तेमाल करती हैं या नहीं करती वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ योर प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान। आर्टिकल 26 एंड 27, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस, यानी आप इक्वली जिस जगह पे भी ये जा सकते हैं वहाँ आप भी जा सकती हैं, कहीं मनाही नहीं है आपको। अगर आप कंपेयर करें अपने आप को अफ़गानिस्तान की स्टेट से, तो वहाँ पे औरतों को लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र करना ही अलाउ नहीं है। आप सारी स्टूडेंट्स हैं, आपने मुझे बताया था पिछली क्लास में कि आप लोग अकेले ट्रैवल करते हैं, कुछ कश्मीर से हैं, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सारी बसों में आते जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी रियासत ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप इक्वली एक्सेस है आपको पब्लिक प्लेसेस की, पब्लिक स्पेयर्स की, आप ट्रैवल कर सकती हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी है आपके पास एम्प्लॉयमेंट की, बल्कि आपके पास ज़्यादा है। आगे आर्टिकल भी है, उसमें रिजर्वेशन ऑफ वुमेन सीट्स ज़्यादा है। जैसे कि अब मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने साइकोलॉजिस्ट की सीट पे अप्लाई करना है, तो 44 सीट्स हैं, उसमें से 33 मेरिट की होंगी,
6 उसमें से वुमेन की होंगी। 33 सीट्स भी मेरी हैं और 6 वुमेन वाली भी मेरी हैं। मेल्स की सिर्फ 33 सीट्स हैं। तो आपकी पार्टिसिपेशन लॉ ने इंश्योर किया कि ज़्यादा हो, आप नौकरी में ज़्यादा हैं, आपको नौकरियां मिलें। रियासत कानून बन चुका है कि आपको नौकरी मिले, आप इस्तेमाल करें या ना करें, दैट इज़। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो इस मंथ पीपीएससी की सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट वगैरह आई है, पर इन्होंने इस दफ़ा जो कांस्टेबल की एक्सपीरियंस के साथ हैं जस्ट वही अप्लाई कर सकते हैं, जो जी। आम पब्लिक है, मतलब ये क्यों किया गया? मिस वो उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने ना अपनी एक पॉलिसी दोबारा से चेंज की है पुलिस डिपार्टमेंट की। अब जैसे कि मैं डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर बनी हूँ, ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस जो एक कांस्टेबल के पास है इस लेवल पे। तो डिपार्टमेंट ने अपने पुराने लोगों को भी प्रमोशंस देनी होती हैं, उनको भी चांसेस देने होते हैं। इसके साथ आपने नोट किया होगा वर्ड कोटा लिखा हुआ है, पुलिस कोटा, यानी पुलिस ऑफिशियल्स जो पहले से हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए अलग से भी आएंगी जब वो सीट्स बन जाएंगी। ये उनको प्रमोट करने के लिए, उनको चांस देने के लिए आएंगी। मतलब देयर आर स्पेकुलेशंस, कुछ कहते हैं कि अब कभी भी नहीं आएंगी, पॉलिसी का क्या पता होता है, कुछ कहते हैं कि आ जाएंगी। तो ये वो जो पुराने लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट चांस देती है। उनको पीएमएस का चांस भी मिलता है, उनको और एग्ज़ाम्स के भी चांस मिलते हैं, ताकि वो वहीं ना स्टक रह जाएं और ग्रो करें आगे। परेशान नहीं होना, और आ जाएंगी सीट्स। ओके ओके। जब हमने देखा सारी तैयारी वो अपनी पानी हो गई सबकी, तो वो हमें क्लियर नहीं हो रहा था कि ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि अब कांस्टेबल की एज तो गुजर गई है, वो आई थिंक 20 इयर्स तक की हो सकती है। जी जी, आप डिस्करेज नहीं हो, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर फिर आ जाएंगी। अपनी तैयारी को इंटैक्ट रखें। ये है कि अगर स्टेट की मर्ज़ी है, उनकी पॉलिसी है, और पुलिस का तो निज़ाम, हाँ जी, एग्ज़ाम्स डिलेड हो रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही। अदर देन द सेशन में बात कर रही हूँ कि जिनके पास हैं उनको भी सम हाउ वैनिश किया जा रहा है। कंपटीशन मुश्किल है, इसलिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आर्टिकल्स 25 के 1 to 3 पॉइंट्स हैं। पहला दोबारा बता देती हूँ, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। नंबर 3, स्पेशल लॉज बनाए जाएँ। 26 और 27 क्या कहता है? इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 32 लिखें, वो कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस होनी चाहिए फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकल गवर्नमेंट। जैसे मैंने बात की कि वुमेन कोटाज हों, नौकरियां मिलें उन्हें, लोकल गवर्नमेंट में भी आए, पॉलिटिक्स में आए, उनके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस बनाई जाएँ। जैसे आप असेंबलीज़ में भी देखें, वुमेन सीट्स अलग हैं। रियासत ने आपके लिए ये लॉ बनाया हुआ है। आर्टिकल 35 ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, आपके पास ये स्टेट ओन करती है आपको कि आपकी मैरिज और फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसीलिए कोर्ट्स बनाई गई हैं, फैमिली कोर्ट्स बनाई गई हैं। डिस्प्यूट सारे सीधे वहाँ जाते हैं कि फैमिली को बचाया जाए, इतनी जल्दी कोई मैरिज डिसोल्यूशन की तरफ ना जाए। ये भी आपका स्टेट के ऊपर है। नंबर 37 आर्टिकल, स्पेशल प्रोविजंस जस्ट फॉर ह्यूमेन वर्क एनवायरनमेंट, कि औरतों के लिए ऐसा फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट बनाया जाए जो कि उनके जेंडर, उसको सूट करता हो, वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा ना हो, बच्चों का मैनेज हो, उनके साथ केयर सेंटर्स बने हुए हों। हमारी पुलिस में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे आईजी साहब हैं, उन्होंने हर जगह पर डे केयर सेंटर्स बना दिए हैं। मुल्तान, लाहौर, हर सिटी में। पहले जो औरतें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को साथ जॉब पे नहीं लेके आ सकती थी, वो उनको डे केयर सेंटर्स में छोड़ देती हैं, और वो इतने अच्छे बने हुए हैं। उनमें बहुत मतलब महंगी चीज़ें हैं कि बच्चे घर से ज़्यादा वहाँ इंजॉय कर रहे होते हैं। तो इट्स अ गुड स्टेप, और उसको इनकरेज करना चाहिए कि हमें एज वुमेन ये फैसिलिटेट कर रही है स्टेट, हमारे डिपार्टमेंट में तो कर रही है। अदर देन दैट, आर्टिकल 51 एंड 106, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर, ये असेंबली से रिलेटेड बात है कि पॉलिटिक्स में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और आर्टिकल्स पे बात करें, आर्टिकल्स तो सारे पढ़ाने हैं आज मैंने, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग थक जाए नंबर्स सुन के, तो हम कोई और बात भी कर सकते हैं बीच में। अच्छा, शादी पे बात कर रहे थे कि राइट टू मैरी नहीं है। चलें, आपने मान लिया कि आपके पास राइट टू मैरी है, फाइनली आई मैनेज टू कन्विंस यू। मगर चलें, शादी भी होगी, उसके बाद क्या? उसके बाद है राइट टू मेंटेनेंस। आपके पास मेंटेनेंस का राइट है। इसकी डेफिनेशन समझें। मेंटेनेंस इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट
और एक्सपेंसेस जो कि एक हस्बैंड लीगली बाउंड होता है अपनी वाइफ को देने के लिए। इसको नफ़का भी कह सकते हैं, इसको खर्चा भी कह सकते हैं, इसको मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस लॉ है, फैमिली एक्ट है, सारा उसमें आप पढ़ें कि आपको क्या क्या प्रिविलेज हासिल हैं एज अ वाइफ। हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द इस्लामिक लॉ। और इस्लामिक लॉ के सोर्सेज क्या हैं? कुरान, हदीस एंड सुन्ना। सो once Muawiyah said to Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that what are the rights of wife over husband? So he replied that feed them whenever you feed yourself, give them clothes whenever you buy clothes for yourself, try to refrain yourself from abusing them, and do not slap them in the face, especially when you are in the house. And if she is on the bad misconduct, then you can go for that. मेंटेनेंस एक ऑब्लिगेशन है एक हस्बैंड की ओवर वाइफ। मैरिज को अदर देन द रोमांटिक एंगल के हमारी फैमिली, बच्चे, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल जिसको कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यू विल मेंटेन मी, यू विल मेंटेन द वाइफ एंड आई विल प्रोवाइड केयर। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। नौकरी करना ना करना ये मेरी और आपकी अपनी चॉइस है, इसके बावजूद मज़हब ने हमें मेंटेनेंस दी हुई है। इसको थोड़ा सा मज़ीद लेके चलते हैं। आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड रीड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस रिपोर्ट्स ऑन फैमिली लॉज, फैमिली लॉ ऑफ मेंटेनेंस। लॉ ऑफ मेंटेनेंस के ऊपर कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ लें, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। एंड प्रॉमिस मी दैट यू विल रीड दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज हमारे से पिछली जनरेशन्स ना, इंक्लूडिंग आवर मदर्स, आप उनसे पूछ के देखें कि क्या आपको पॉकेट मनी मिलती थी। मोस्ट ऑफ देम वुड से कि नहीं, हमें सब कुछ मिलता था पर पैसे नहीं मिलते थे। आई हैव आस्क्ड माई मॉम और उनका एक्सपीरियंस यही है दैट वेल इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी बट स्टिल आई वुड शेयर टू ब्रेक द आइस द साइलेंस ऑन दिस के उनको सब कुछ मिलता था, जो कहती हैं उनको मिल जाता है। उनकी अपनी चॉइस है कि वो बाज़ार खुद नहीं जाना चाहती, वो सब्ज़ी कहती हैं तो उनको घर में मिल जाती है, वो कपड़े कहती हैं तो उनको घर में मिल जाते हैं, वो जो कहती हैं उनको वो चीज़ घर में मिलती है, मगर उनको ऐसे पैसे नहीं, कभी पॉकेट मनी नहीं मिली। तो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि बगैर पैसों के वो कैसे रह सकता है ऐसे ही ना। नाउ आई हैव स्टार्टेड अर्निंग एंड आई शेयर्ड माई शेयर ऑफ पॉकेट मनी सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने उस चीज़ को बड़ा इन्जॉय किया। नाउ शी हैज़ हर ओन मनी, शी सेव्स, शी स्पेंड्स, और वो अजीब सी चीज़ों पे ओवर स्पेंड कर रही होती हैं। कोई माइक ले लिया, ब्लूटूथ ले लिए। यहाँ से प्रूव हुआ दैट वुमेन सम हाउ लैक दिस थिंग इन हर लाइफ कि अपने हाथ में पैसा होना चाहिए। पॉकेट मनी वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका राइट है मेंटेनेंस, आप उसको किसी भी सूरत में ले सकती हैं। इसके 3 पॉइंट्स हैं लॉ में अगर देखा जाए तो। ड्यूरिंग मैरिज आपको मेंटेन करना आपका हक है। आफ्टर डिवोर्स, इद्दत के दौरान आपका हक है कि आपको मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस दी जाए। अदर देन दैट पोस्ट डाइवोर्स भी मज़हब भी कहता है, लॉ भी कहता है कि आपको मेंटेन किया जाए अगर इफ़ शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि मैरिज के रेल में कैसे मेंटेन होना चाहता है, उसके ऊपर ग्राउंड्स क्या है मेंटेनेंस के, किन ग्राउंड्स पे कितनी मेंटेनेंस देनी चाहिए। पहला ग्राउंड ये है कि वाइफ की फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं। एज अ वुमन आप कोई भी बता दो कि आपकी सारी नीड्स पूरी हों, फूड, शेल्टर, तो उसके अलावा आपको कितने पैसे चाहिए ज़िंदगी एक महीना गुजारने के लिए। ओके 5000। ट्रांसपोर्टेशन का मिला के, खाने पीने, कपड़े, कुछ भी आप बताएं। 10,000, 10 to 15 और अच्छा 1 मिनट यहाँ से शुरू हो ताकि मुझे आपकी वो ज़्यादा एनालिसिस में अच्छा हो सके। क्विकली अपना नंबर दें कि आपको कितने में मेंटेन आप कर सकती हैं 1 महीना अपना। ओके अगला ऊंची बोले, मुझे सुनता कम है, आवाज़ निकालनी, मैंने सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइजेस करवा दूंगी। 10 ओके ठीक है। 20,000 ओके
10, 10, 8 to 10, ओके ओके जी मिस 15, ओके 4 to 5,000, ओके 10 to 15, ओके 10,000. ओके 10,000. ठीक है 4 to 5 वाली कुड बी अ वेरी गुड वाइफ ना, दैट हस्बैंड वुड बी लकी इनफ के ज़्यादा पैसे नहीं लेगी उसके। अच्छा खैर द पॉइंट है इसके मेंटेनेंस इज एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल योर नीड्स एज अ वाइफ, फूड, सिक्योरिटी, शेल्टर, जितनी भी आपकी नीड्स हैं। तो पहला ग्राउंड मेंटेनेंस का ये है कि एज अ वाइफ आपकी कितनी नीड्स हैं, क्या नीड्स है, फाइनेंशियल नीड क्या है आपकी। देखें डिफरेंस पता लग गया ना, कोई 4,000 में भी रह सकती है, कोई किसी को 20,000 चाहिए, वो उसकी लाइफस्टाइल ही वैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेनेंस मिलेगी ड्यूरिंग मैरिज, पोस्ट डाइवोर्स और आफ्टर भी। ठीक है ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर हो जाती है, इद्दत का पीरियड है, उसमें भी आपको मेंटेन किया जाएगा। उसमें कोर्ट में अगर किसी की भी नॉर्मल डाइवोर्स होती है, इद्दत का पीरियड है, तो औरत शौहर के घर में भी इद्दत का पीरियड गुजार सकती है। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो उसके दौरान भी उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। ये मज़हब ने कहा है, ये लॉ ऑफ द लैंड कहता है। आफ्टर डाइवोर्स भी ये ग्राउंड है कि अगर औरत का कंडक्ट अच्छा है, इफ़ शी इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हर लाइफ आफ्टर डाइवोर्स, इफ़ शी इज़ इनकैपेसिटेटेड और शी इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और शी कैन नॉट वर्क, तो हस्बैंड उसका कंडक्ट देखेगा एज अ वाइफ कैसा था। अगर उसका कंडक्ट अच्छा था तो वो उसको मेंटेन कर सकता है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी, पोस्ट डाइवोर्स, पोस्ट इद्दत भी। कोर्ट्स इसमें ये करती हैं कि वो वुमेन का कंडक्ट देखती हैं। If a woman says that I hate this man, I don't want to live with this man, I cannot stand him, his face is ugly, this that, तो कोर्ट उसका कंडक्ट देख रही है कि ये खुद नहीं रहना चाह रही इसमें, तो आपको उस केस में शायद मेंटेनेंस ना मिले। तो 3 ग्राउंड्स कौन से हैं? वुमेन्स नीड, दूसरा क्या बताया? वुमेन का कंडक्ट, और तीसरा हस्बैंड्स एबिलिटी टू प्रोवाइड एज वुमेन। इस ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो कि हर कोई 25, 30, 50,000 इस तरह हो तो गरीब बंदे के साथ तो कोई रहेगा ही नहीं। तो कोर्ट ये भी देखता है कि हस्बैंड की एबिलिटी क्या है प्रोवाइड करने की। अगर आपका हस्बैंड 100 रुपया कमाता है तो उसमें से कितने ही आपको दे देगा? उसने हर चीज़ भी, फाइनेंशियल बर्डन भी है उसके ऊपर, हर चीज़ उसने मैनेज करनी है दुनिया में, अपनी भी उसने चाय, पानी, सिगरेट, एवरीथिंग सब मैनेज करना है। ठीक है ना? तो आपको तब क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी एबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा कि इसकी एबिलिटी ये है तो मैं उसमें से 5 रुपये ले लूँ, 10 रुपये ले लूँ, ताकि ये भी इसकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब ना हो और मैं भी मेंटेन होती रहूँ। ठीक है। अच्छा, आई वुड शेयर यहाँ पर थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी के एक केस स्टडी है। हमारे पास एक केस आया था, उसमें ये था कि दैट वुमन वाज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और शी वाज सो कॉन्फिडेंट एंड ओपन अबाउट इट एंड शी वाज एक्सेप्टिंग दिस कि आई वांट बोथ मैन इन माय लाइफ, आई वांट टू लिव विद माय हस्बैंड एज वेल एज विद दैट मैन। सो व्हाट डू यू थिंक एज अ केस स्टडी ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेंटेनेंस के? उसमें कंडक्ट खराब हो रहा है ना उसका। Yes, I want my students to learn that marriage is a contract. It's a commitment. अगर आप कमिटमेंट पूरी करना नहीं जानती, आप फेल हो जाएंगी। It's not that romantic angle in the marriage. It's a contract. इसको समझें, लॉयल्टी सीखें। Even if you are not a loyal woman, आप लर्न करें, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी इससे। अगर इस तरह से हो जाए कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, तो ये है कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। इसके साथ साथ एक और बात साथ करते हैं और फिर उसको कंक्लूड करेंगे कि फॉर्निकेशन, आई गेस 498 सेक्शन, उसको मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। प्रोहिबिशन ऑफ फॉर्निकेशन है। हमारे मज़हब ने, हमारी स्टेट ने मना किया है कि आप ज़िना नहीं कर सकते। इसको मैं आपको मज़ीद समझाती हूँ कि इफ़ अ मैन एंड अ वुमेन are not married but they do have a sexual intercourse, this is fornication और जिना। मज़हब इससे मना करता है, रियासत इससे मना करती है।
क्यों मना करती है, ये मुझे आप बताएं, क्या लॉजिक है इसके पीछे? मज़हब को क्या मिलेगा हमें इस चीज़ से हटा के? इसकी बात में फीमेल के लिए ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक उसकी डिग्निटी का, और दूसरा इफ शी कंसीव्स तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो Very मेल good. होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। वेरी गुड, आयशा इज़ राइट कि यहाँ पर देखें मज़हब ने ये क्यों हमें मना किया, ऊपर वाले को मज़हब को कुछ नहीं मिलना, हमें इन कामों से हटा के ये सब, ये क्यों गलत कहा गया? क्योंकि एक चाइल्ड के राइट को यहाँ पे उन्होंने सेव करना था कि चाइल्ड के पास फैमिली हो, फादर का नाम हो, चाइल्ड की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। आपकी असाइनमेंट ये है कि यू वुड सर्च द राइट्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, लीगल राइट्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इन पाकिस्तान और इन दिस वर्ल्ड। आप इसको कहीं भी सर्च करें, आपने इसके ऊपर पॉइंट्स कुछ 5-6 बना के लाने हैं कि एक बच्चे के पैदा होते ही उसको क्या राइट्स मिलते हैं। आप जब ये राइट्स सर्च करेंगी, पढ़ेंगी, आप हैरान हो जाएंगी कि पैदा होते ही हमें इतने राइट्स मिल रहे हैं। ये आपने खुद सर्च करना है। तो फॉर्निकेशन से मना इसलिए किया गया बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ द जेंडर्स एंड द वुमेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो चाइल्ड को फैमिली डिस्टर्ब ना हो, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे मना किया गया, और इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई किसी को फ़ायदा नहीं मिलना इस चीज़ से हटा के किसी को। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि इनफाइडेलिटी की तरफ नहीं जाना एज वुमेन। हमने आपको कोई सपोज इफ़ यू आर मैरिड और आपको अपना हस्बैंड, यू कैन नॉट लिव विद हिम एनी मोर, आप नहीं चल सकते उनके साथ फॉर व्हाट्सएवर रीजंस। मज़हब ने आपको बिल्कुल मना नहीं किया कि आप वहीं स्टक रहें। आप कोई भी काम जो करना चाहती हैं अपने फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में या अपने पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप, कुछ भी इन चीज़ों के बारे में अगर आप सोच के देखें, ना तो आपको रियासत ने मना किया उस चीज़ से, ना आपको मज़हब ने मना किया उस चीज़ से। आप एक के साथ नहीं रह सकती, आप दूसरे के साथ रहें, उसके साथ भी नहीं बनती, आप तीसरे के साथ रहें, सो ऑन। मगर कोड ऑफ कंडक्ट बताया है, आपको एक रास्ता बताया गया है, आपने मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में आना है, फिर ही यू कैन गो विद एनीबडी और यू कैन से फुलफिल योर नीड्स, योर सेक्शुअल नीड्स, योर फाइनेंशियल नीड्स। ऐसे नहीं है कि आप बगैर किसी की अपनी नीड्स पूरी करना शुरू कर दें किसी से भी। अंडरस्टैंड? क्या बताया गया है? कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है, रास्ता बताया गया है। किसी और के पास जाना है, पहले वाले को आपको एक तरीकाकार बताया गया है, उसको छोड़ें। उस डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है, खुला का कॉन्सेप्ट है, पढ़ाऊँ ये सारे और यू गाइज आर अवेयर। और अब तो अदालत ने, कानून ने इतना फैसिलिटेट कर दिया है खुला के केसेस को, डाइवोर्स के केसेस को, कि इनकी टाइमलाइन बना दी है कि 3 से 4 महीने में इन केसेस के फैसले आने ही आने हैं। हस्बैंड पेश होता है अदालत में, नहीं होता है, कोर्ट ने फैसला देना ही है। और कोर्ट आपको मेंटेनेंस भी दिलवाती है। इवन दो प्रोसीडिंग्स जब ऐसी चल रही होती हैं ना, जिनके बच्चे भी होते हैं या जिनके कोई सौतेले बच्चे होते हैं, उनको तो मेंटेनेंस चाहिए होती है ना उन औरतों को, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए समटाइम्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दरमियान इंटरिम ऑर्डर्स भी जारी कर देती है कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी आप इनको इतना इनको मेंटेन करें, इतना इनका नफ़का कोर्ट डिसाइड कर देता है। लेकिन कल्चरल बैरियर्स कुछ ऐसे हैं कि ये चीज़ें जिस तरह से दिखती हैं ऑन पेपर, रियलिटी में वैसे परफॉर्म नहीं हो पाती। दोनों पार्टीज़ में से कोई एक या तो ज़्यादा झूठ पे होता है, या वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम नहीं मेंटेन कर सकते। आजकल कोर्ट्स जब भी मेंटेनेंस देती हैं तो जजमेंट्स में ज़्यादा पैसे क्यों नहीं होते? बिकॉज द मैन प्रूव्स हिज एबिलिटी टू अर्न, कि मेरी इतनी एबिलिटी है, मैं इसमें से आपने डिसाइड करना है। दो वो ज़्यादा भी कमा रहा हो, बट लेकिन वो एविडेंस इतना दे देते हैं कोर्ट में कि उसका कम होता है। तो एज वुमेन आपने किसी को भी समझाना है तो आपने ये चीज़ उनको समझानी है कि कोर्ट में आपने एविडेंस देना है कि ये बंदा वाकई इतना कमाता है और ये झूठ बोल रहा है कि ये मैं नहीं कमाता इतना, और कम मेंटेनेंस अगर डिसाइड हो उसमें। फॉर किड्स, फॉर योर सेल्फ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए देखें रियासत ने, मज़हब ने कितने राइट्स दिए हुए हैं आपको। क्यों दिए हुए हैं? आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। अच्छा, ये वाली जो चीज़ मैंने कही थी, आपने इसको माइंड नहीं करना। आप मेरी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लर्न करें उन चीज़ों से जो हमने ज़िंदगी में सुन ली हैं, देख ली हैं। लॉयल्टी सीखें। अगर आप नहीं हैं इस तरह की औरत तो अपने आप को वैसी बनाएं, खुद पे काम करें, कमिटमेंट निभाना सीखें, या तो कमिटमेंट करें ना। आपकी वो सूडो मूड स्विंग्स और पुअर डिसीजन मेकिंग से किसी आदमी को क्यों तकलीफ़ हो? आपको इतना पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, बी रिस्पॉन्सिबल वाइफ्स। जहाँ इतना मेंटेनेंस मिल रही है, हर चीज़ है,
वहाँ पे आपकी भी बहुत सी ऑब्लिगेशंस हैं। इनफाइडेलिटी नहीं करनी क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। यू विल लर्न लॉयल्टी और इसके साथ साथ आप स्ट्रॉन्गली कमिटमेंट निभाएंगी। अगर आपकी हिम्मत जवाब दे गई है, कोड ऑफ कंडक्ट बताया हुआ है, निकलें उस मैरिज से, एंड करें, फिर किसी और के पास जाएं। रादर देन स्टेइंग इन द सेम मैरिज एंड चीटिंग ऑन द हस्बैंड, नॉट अलाउड। मज़हब में भी नहीं, लॉ में भी नहीं, सज़ा मिलेगी इसकी। ठीक है, 2 बातें हो गई। और कोई बात बताएं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं जो पहले नहीं हुई। लीगल राइट्स एंड फ्रेमवर्क वो मैं आपको समझा सकूं उस पर। मैम जो आपने मेंटेनेंस का बताया ये किधर मेंशन होता है, किधर मेंशन? अच्छा, ये बाय लॉ आप नंबर लिख लें, आप उसको पढ़ें भी। अंडर सेक्शन 17A ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट उसमें मेंशन्ड है कि आपको एज अ वाइफ द हस्बैंड इज़ बाउंड टू मेंटेन यू। आप नौकरी करती हैं नहीं करती हैं, ना रियासत का मसला है ना मज़हब का मसला है, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके बावजूद भी द हस्बैंड इज़ बाउंड टू मेंटेन यू। आपका काम है सिर्फ चिल करना, नेल पॉलिश लगाना, टीवी देखना, मूवीज़ देखना और मेंटेन होना और केयर प्रोवाइड करना। आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी, वो आपको मेंटेन करेंगे। वैल्यू कैसे ऐड कर सकती हैं? एज़ वुमेन अल्लाह ताला ने आपको इस तरह का बनाया है कि कोई भी आपको कोई भी चीज़ देगा तो आप उसको 10x करके वापस करेंगी। आपको कोई सब्ज़ी ला के देगा तो आप उसका खाना बना देंगी, घर देगा तो आप मकान देगा तो उसको घर बना देंगी, किड्स होंगे तो आप उनको बड़ा कर देंगी। आप वैल्यू एडिशन है, आपकी नेचर ऐसी है कि आपने वैल्यू ऐड करनी ही करनी है। और आप एक बहुत अच्छी केयर गिवर हैं बाय नेचर। मैन आर नॉट गुड एट प्रोवाइडिंग केयर एज यू आर। तो मेंटेनेंस के बदले क्या? और 17A फैमिली कोर्ट्स एक्ट को पढ़े, आपको मेंटेनेंस का बहुत क्लियर होगा। ये जो स्पेशली डाइवोर्स, ड्यूरिंग इद्दत और पोस्ट डाइवोर्स, इन मामलात में। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि ड्यूरिंग मैरिज को पॉकेट मनी देते, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत कम है। अब तो मियाँ बीवी दोनों कमा रहे होते हैं। अब इस तरह होता है कि जहाँ दोनों कमा रहे हैं ना, वहाँ भी हमें ये होता है कि अच्छा बीवी अगर घर किचन देख रही है, किचन की चीज़ें, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मतलब कि कंबाइन हो जाता है। लेकिन शौहर बीवी को नहीं देता क्योंकि वो अपना कमा रही है, तो ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, ये नॉर्मल नहीं है। बात आप ये करना चाह रही हैं कि मेंटेनेंस का अगर फैमिली कोर्ट्स के एक्ट में लिखा हुआ है तो मिलती क्यों नहीं है, यही बात है ना। तो उसका जवाब ये है बेटे कि कॉन्वर्सेशंस ही नहीं है। लेट्स नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट इट कि हमें मेंटेन करो। यू आर ओब्लाइज टू मेंटेन योर वाइफ। आप अगर बात ही नहीं करेंगी कि यू नो टू सॉर्ट ऑफ मेंटेन योर, आप ज़्यादा ही एज वुमेन थोड़ा एम्पैथेटिक होती हैं, अगले के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करती हैं। मैन के ऊपर बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बर्डन होता है, और आप इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएचर हैं कि आप कहती हैं कि इट्स ओके, आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ, एंड तुम अगर इतना भी तुमसे नहीं हो रहा तो ठीक है। लेकिन अगर आप क्लियर हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर तुम 100 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया मेरा, अदर देन माई फूड सिक्योरिटी, शेल्टर, क्लॉथ्स, उसके अलावा पॉकेट मनी भी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही वैसे होंगे आपकी उस नीड के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल नीड आप अपनी बताएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगी? जो निकाह के जो पेपर्स होते हैं जी, इस तरह का कोई राइट है, मतलब पेपर्स में हक में? हाँ जी, उसमें एक हेडिंग होती है नानो नफ़का, जो निकाह के वक्त तय किया गया हो, वो आप ना साइन करें अगर आपको नहीं लिख के दे रहे, आपके अपने ऊपर है ना ये। वो मतलब मैंने जितनी भी देखी है मैंने, उसमें वो लड़की को पढ़ाते ही नहीं है, वो बस लेके आते हैं, बस मैम वो sign कार्ड करते देते हैं। हैं ना उनको awareness है, उस पेपर पे क्रॉस लगा दो, बस उसने 2 साइन करने हैं, फलाने जगह पे साइन करना। ये रियलिटी अगर उस पे क्रॉस लगा होता है हर जगह, उस पे साइन वो निकाल कंसीडर होता है, आपके सिग्नेचर हुए होते हैं ना उसको देखते हुए। कभी कभी तो लड़की के साइन पहले ले लिए जाते हैं, उसको फिल बाद में किया जाता है। तो यहाँ पे अवेयर हो गई ना आप उसको पहले पढ़ेंगी। आप मेरी क्लास हैं, आपने पहले उसको स्टडी करना है। आप उसको, अगर आपको नहीं चाहिए मेंटेनेंस एट द टाइम ऑफ निकाह, यू ट्रस्ट योर पार्टनर कि वो मेंटेन कर देगा बगैर कहे भी, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 5 रुपये भी लिखवाएं, आप चाहती हैं लिखवाना 10 रुपये लिखवा लें, आपकी वो नीड तो पूरी हो ना कि मेरी मेंटेनेंस है। मैम लेकिन सोसाइटीज को
ऐसे देखती है कि ये बहुत मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे करेजियस बात क्या है? अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए आवाज़ उठाना और अपना हक लेना। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, एक और मसला है आपका। एज वुमेन हमारा जो राइट इन्फ्रिंज होता है वो है विरासत का हक। जैसे आप यहाँ पॉकेट मनी नहीं डिमांड कर पा रही अपने ही हस्बैंड से, मेंटेनेंस होने के बावजूद आप विरासत में कैसे अपना हक लेंगी? अच्छा, आप में से किसी को एक्सपीरियंस है कि किन को मिली हो, या ऐसे कोई कोर्ट वगैरह का या मदर का कुछ ऐसा हुआ तो शेयर करें, फिर हम बात करें। घर जो है वो अभी से ही हम सब बहनों के नाम पे कर दिया है, अभी से ही कर दिया। हमारी तरफ ओके, ठीक है। अच्छा, राइट टू इनहेरिटेंस, थर्ड राइट आपके पास जो आपका इन्फ्रिंज ज़्यादा होता है, मेजॉरिटी स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि उन्होंने हमसे अपनी एग्जांपल शेयर, इट्स अ गुड केस के फादर ने, अवेयर फादर है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही कर दिया ये। इनके ऊपर आते हैं हम कि ये क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे पहले जैसे इस्लामिक लॉ हमारा सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस्ड है हमारा लॉ ऑफ द लैंड इस्लामिक लॉ से, तो सूरह निसा चैप्टर 4 में अल्लाह ताला ने खोल के बयान किया हुआ है कि विरासत का हक किसको कितना मिलेगा। आप उसको यूट्यूब कर लें, कोई वीडियो देखें उसके ऊपर, लेकिन शॉर्टली मैं अपने जितना मुझे नॉलेज है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला ने तो अपनी हद आपको बता दी, ये आपने लोगों को बतानी है कि जो अल्लाह ताला की हद को क्रॉस करेगा वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा और उसको कोई नहीं बचा सकता। जो हद है वो है। वुमेन आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस, ये उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। और एज वुमेन यू आर डॉटर्स, सो आर डॉटर रिसीव्स द पोर्शन हाफ ऑफ व्हाट अ सन रिसीव्स, हाफ ऑफ व्हाट अ सन रिसीव्स। इनहेरिटेंस स्टार्ट से बेसिकली एक लीगल प्रोसेस है। कौन सा लीगल प्रोसेस है? एक ऐसा लीगल प्रोसेस जिसमें डिसीज्ड पर्सन के एसेट्स को, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है उसकी फैमिली और उसके हायर्स में। तो एज डॉटर्स आपको उन एसेट्स में से क्या मिलेगा? हाफ ऑफ व्हाट अ सन रिसीव्स। इफ़ द सन इज़ रिसीविंग 50 रुपीज़, हाफ ऑफ व्हाट अ सन रिसीव्स इज़ 25। जिसके जितने एसेट्स हैं, कोर्ट का निज़ाम है, आपको अपनी विरासत से अब कोई महरूम कर ही नहीं सकता। निज़ाम ऐसा हो गया, कानून ऐसे बन गए हैं, अदालतें ऐसी हैं, जज ऐसे हैं, फोर्स अब ऐसी है कि इसके लिए तो बल्कि आपको अदालत जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा खैर, पहले आपको पोर्शंस बता देती हूँ। व्हाट अ डॉटर विल रिसीव, वेरी गुड। एंड व्हाट अ वाइफ वुड रिसीव, उसको कितना पोर्शन मिलेगा? 1/4 इफ़ शी हैज़ नो किड्स एंड 1/8 इफ़ शी इज़ विद चिल्ड्रन। और मदर को कितना मिलेगा? 1 out of 6, 1/6 पोर्शन ऑफ द एसेट्स। ठीक है, डॉटर, वाइफ, मदर, जितना भी आपका 10,000 आता है, 20,000 आता है, ये आपका हक है। आपको इस हक से कोई महरूम नहीं कर सकता सिवाय आपके। आज की दुनिया में आपको किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदालतों में केस करने की ज़रूरत नहीं है। विरासत का आपका कोई मसला है, आप ऑम्बड्स पर्सन ऑफिस जाएं, यानी कि खातून मोहतसिब, दफ्तर खातून मोहतसिब जाएं, अपनी दरख्वास्त उनको दें। दैट ऑफिस इज़ बाउंड टू सॉल्व योर इशू। उनकी एक टाइमलाइन है कि 60 डेज़ के अंदर उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाना है और आपको आपका हक दिलवाना है। उनकी हेल्पलाइन का नंबर 1083 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। Okay, let me check. Yes, it's 1083. इस हेल्पलाइन नंबर को नोट करें। ये किसका नंबर है? दफ्तर खातून मोहतसिब, ऑम्बड्स पर्सन, ये उनकी हेल्पलाइन का नंबर है और वो आपके केस को सुनेंगे, आपकी दरख्वास्त पे अमल करने के लिए बिठाए हुए हैं। उनका काम है ये आपके विरासत के मसलों को सॉल्व करना। आप जाएं वहाँ, दरख्वास्त दें, आपका जो मसला होगा उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व वो करेंगे। FIR आपकी अंडर सेक्शन 498 दर्ज की जाएगी और 5 से 10 साल की कैद है, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, 10 लाख का जुर्माना है उस बंदे को जिसने आपको आपका हक नहीं दिया या आपका हक मिलने नहीं दिया। इसके अलावा आप एक और हेल्पलाइन नोट कर लें, 1043। ये है पंजाब वुमेन हेल्पलाइन कि इफ़ द दफ्तर मोहतसिब इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, तो आप इस हेल्पलाइन पे अपना
उनकी कंप्लेन कर सकती हैं। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, वो 60 दिन के अंदर आपका विरासत का मसला सॉल्व कर देते हैं अगर प्रॉपर्टी इंटैक्ट हो। ये बात इंपॉर्टेंट है कि गिवन दैट द प्रॉपर्टी इज़ इंटैक्ट, वो फादर के नाम पे ही हो तो दफ्तर खातून मोहतसिब उसको सॉल्व कर देता है आपके विरासत के मसले को वो। और अगर आपका किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है आपकी प्रॉपर्टी पे तो भी दफ्तर खातून मोहतसिब उसको कब्ज़ा शुदा प्रॉपर्टी को भी मैनेज करता है, या तो वो आपको वक्त के मुताबिक उसका किराया दिलवाते हैं कि आपको उस प्रॉपर्टी का किराया आता रहे जो टाइम का किराया चल रहा हो उसके हिसाब से, और या आप कब्ज़ा चाहते हैं तो वो भी। अगर प्रॉपर्टी फादर के नाम पे नहीं है, ये तो था कि अगर फादर के नाम पे इंटैक्ट प्रॉपर्टी है तो कहाँ जाना है। अगर फादर के नाम पे नहीं है और डिस्ट्रीब्यूट हो गई है बेटों में और एज अ डॉटर आपको कुछ नहीं मिला तो फिर आपको ट्रायल कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये ट्रायल कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग है ये हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट कल्चरल बैरियर्स एंड द इश्यूज़ के ये मिलते क्यों नहीं हैं। एंड यू विल इनलिस्टेड बिकॉज यू आर लिविंग दिस इज़ योर रियलिटी। तो आप बताएंगे कि सोसाइटल और कल्चरल रियलिटी क्या है, वजह क्या है, क्यों नहीं मिलता। वो तो है ही, मतलब इस लालच को परफॉर्म कैसे किया जाता है, क्या बहाना बना के आपको आपकी प्रॉपर्टी से वो किया जाता है। शादी कर दी, जहेज दे दिया तो आप जहेज दे देना। ठीक है, उसके अलावा मैं सिस्टर्स को खुद ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि वो खुद ही अपना हिस्सा जो है ना वो ब्लैकमेल करा के वो देते हैं। खत्म कर देंगे। ठीक है। मैम मेरे तो नाना अम्मू ने मतलब मम्मा को ये कहा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत जहेज दे दिया है, जब तुम्हें प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि हमने तुम्हें जहेज इतना दे दिया है कि प्रॉपर्टी की वर्थ के इक्वल, तो अब तुम्हें नहीं जरूरत, तुम्हारा हिस्सा नहीं है जो था हमने दे दिया। मतलब बेसिकली ये बातें की जाती हैं कि इस शादी का टाइम जो लेना ले लो, बाद में नहीं। देखो हम ही सोसाइटी है ना, हम ही कल्चर हैं। इवन इन माय फैमिली ये सब होता है, बहुत से घरों में ऐसे होता है। और इतनी नॉर्मल कर दी हुई है बात कि द प्रॉपर्टी इज़ फॉर सन्स, हमने बहुत मेहनत से बनाई है, दिस इज़ फॉर द सन्स नॉट फॉर द डॉटर्स। जैसे कि वो आपको बिलोंग ही नहीं करती थी, लेकिन मज़हब ने, रिलीजन ने और स्टेट ने इसका आपको पोर्शन जो मैंने बताया वो आपको कोई इससे महरूम नहीं कर सकता, वो आपका है और आपको मिलेगा। सोसाइटल और कल्चरल वाले की पॉइंट्स में ना ऐसे होता है, आप अवेयर रहे इन चीज़ों से, आपके साथ होना क्या है। या तो इस एक टर्म होती है हिबा कानून में, उसको कहते हैं गिफ्ट, जैसे कि अपने बेटों को अपनी ही ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी जाती है। और ये भी लॉ में प्रोविज़न है कि आप अपनी कोई भी चीज़ किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करते हुए बेटों को गिफ्ट कर दी जाती है ताकि उन्हीं के पास जाए। इसके अलावा लड़कियों से, डॉटर्स से ये लिखवा लिया जाता है कि वो अपने हक़ से दस्तबरदार हो गई हैं, वो अपना हक़ लेना ही नहीं चाहती। और हमारी थोड़ी कंडीशनिंग भी ऐसी हुई होती है कि हमारे माँ बाप ने इतना कुछ किया हमारे लिए, अब हमें हक़ भी दें हमारा ये, तो हम नहीं लेंगे अपना हक़, हम छोड़ देंगे, हम इनसे बात करना चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम इनके साथ रहना चाहते हैं। तो साथ रहने के लिए अपना हक़ कौन छोड़ता है। ये नॉर्मल नहीं है, सिर्फ ये बात है, इसको आप नॉर्मल करें कि आपका हक़ है वो आपने लेना है। जिस तरह कोई भी हक़ होता है आपका, उसी तरह आपका विरासत का हक़ भी आपको मिलना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात है आपको आपका हक़ नहीं मिले। ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ केसेस हमने रिपोर्ट ऐसे होते हैं कि उनमें अगर किसी लड़की के नाम बहुत सी जायदाद है तो उसकी कुरान से शादी करवा दी जाती है। ये सी इलिटरेसी एंड इट्स सच अ बैड कस्टम। लेकिन इसको भी 498C के अंडर सेक्शन PPC प्रोहिबिशन है इसकी भी, और इसकी सज़ा है कुरान से शादी जिनकी कराई जाती है। सी कस्टम्स और हक़ ना देने के लिए क्या करते हैं। और इस शादी की रियलिटी ये है कि इसमें द वुमन हैज़ टू लिव विद द कमिटमेंट कि वो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेगी। कुरान से शादी का मतलब ये होता है कि वो सारी ज़िंदगी अकेले रहेगी। अच्छा, और दस्तबरदारी वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। कभी कभी ऐसे होता है कि डायरेक्ट परचेज़ हो जाती है प्रॉपर्टी की, कोई भी एसेट की, कोई गाड़ी की, जेवर की, कि वो अपने, जैसे कि मेरे बच्चे हों तो मैं डायरेक्टली अपने बेटों के नाम पे ख़रीद लूँ। डायरेक्ट परचेज़, वो छोटे छोटे हैं ना, उनके पास कहीं से पैसा है लेकिन चीज़ें, प्रॉपर्टी सारी उनके नाम है, तो वो होता है डायरेक्ट परचेज़ करना, ताकि बेटियों को उनका हक़ ना मिले और हमारे बेटों के पास ही सब कुछ रह जाए। ये ग्राउंड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये आपके साथ होंगे, और इन ग्राउंड्स को आपने फिर ट्रायल कोर्ट में बताना है कि मेरे साथ ये हुआ है।
ट्रायल कोर्ट में अगर आप कहती हैं कि मेरे पास कोई मेरा हिस्सा, मुझे कोई हक नहीं मिला, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही गिफ्ट कर दिया अपने बेटों को, तो कोर्ट एक्शन लेगी उस पर। अगर कोर्ट को आप बताती हैं कि इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती दस्तबरदारी वाले सिग्नेचर ले लिए, तो भी आपकी बात पे एक्शन लिया जाएगा। कुरान से शादी वाली उसकी तो सज़ा ही बहुत है। उसके अलावा डायरेक्ट परचेज़ अगर छोटे बच्चों के नाम पे, लड़कों के नाम पे या बेटियों के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट उस पर भी एक्शन लेगी। ट्रायल कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको और पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम, जुडिशल सिस्टम बहुत कमज़ोर निज़ाम है, ये एक रियलिटी है, हमें इसको मानना पड़ेगा। और इससे गुजरने के लिए, अपना हक लेने के लिए आपको सब्र और तहम्मुल के साथ अपना केस लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि देर तो है अल्लाह के घर में भी, कानून में भी, मगर अंधेर बिल्कुल नहीं है। आपको आपका हक लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका हक आपको मिलेगा ही मिलेगा। टाइम लगेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, टाइम लगेगा। अगर आप अपना हक लेना चाहती हैं तो आपको अपना हक ज़रूर मिलेगा। और कुछ इसमें समझ ना आई हो इनहेरिटेंस वाली में? एनीथिंग यू वुड लाइक टू डिस्कस और शेयर? इनसाइट्स दें अपनी। आई एम वेरी हैप्पी दैट योर फादर इज़ अवेयर और उन्होंने आपको राइट्स दिए हैं एज डॉटर्स। इट्स अ वेकअप कॉल। वी नीड सच फादर्स जो अपनी औलाद को इक्वल ट्रीट करें। अच्छा, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कराऊंगी, उसमें 132 जो हैं वो सेक्शंस हैं और बहुत छोटे, मैंने वो आपकी आसानी के लिए बनाया है कि सिर्फ सेक्शन का नंबर लिखा है और आगे उसकी टॉपिक हेडिंग और उसकी पनिशमेंट लिख दी है, ताकि वो सारे आपको पता हों और आप उसको पढ़ें। कुछ हम उसमें से मुश्किल अभी डिस्कस कर लेते हैं जिस पर डिस्कशन करनी ज़रूरी है। इससे पहले हमने और किन टॉपिक्स पे बात की थी, उस पे इंसाइट्स दें अपनी कि कोई चीज़ समझ ना आई हो लीगल फ्रेमवर्क में, प्रोटेक्शन में, वुमेन सेफ्टी रिलेटेड। आई फील द नीड कि मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च की है एंड आई हैव रिक्वेस्टेड यू अगेन एंड अगेन कि आप उसको अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल करें। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं कि आपको रास्ता ही नहीं पता, जैसे मोटरवे इंसिडेंट हुआ था, धुंध है, कहीं भी चली गई हैं, जिस जगह के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो वो आप ऐप खोलेंगी, उस ऐप में आपकी लोकेशन फ़ौरन हमारे पास आ जाएगी। आपकी लोकेशन को ट्रेस करना हमारे लिए ईजी होगा और प्लस इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप रिपोर्ट करेंगे अपना कोई मसला, तो वो एक क्राइम रिपोर्ट होगा और जिस जगह पे वो रिपोर्ट हो रहा है तो वो हमारी ऐप डिटेक्ट करती है कि कौन कौन से हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जिनमें ये क्राइम ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर हमें सिक्योरिटी को मैनेज करने में भी आसानी होती है। हमने आज का सेशन थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू रखा है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड हमने इतना नहीं किया कि हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझना है रादर देन स्टक हो जाएं हम उसमें एक पैटर्न फॉलो करें। अगर मैं रोल्स पे बात करूं, इम्पोर्टेंस पे बात करूं, इम्पैक्ट्स पे बात करूं कि क्या क्या है, तो दैट इज़ नेवर एंडिंग। हर एक का जितना नाम ले लो उतना कम है। लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स बहुत बड़ी वजह है कि क्राइम्स हैं। आप रिपोर्ट करेंगे क्राइम्स, हॉटस्पॉट एरियाज़ डिटेक्ट होंगे। इसके अलावा उस ऐप के अंदर हर किसी का नंबर है, हमारे आईजी साहब का नंबर है, आपके रिलेटेड जो मुतलका थाना होगा वहाँ पे फ़ौरन वो चली जाएगी। जिस तरह से हमारा 15 काम करता है, सेम हमारा वुमेन सेफ्टी ऐप भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और आपको ये बात कोई पुलिस वाला या कोई अपने बारे में नहीं बताएगा कि हमारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी। लेकिन अगर आप कहीं जाती हैं अपनी दरख्वास्त लेके और आपका कोई आपकी FIR नहीं कर रहा, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी एप्लीकेशन पे अमल नहीं हो रहा, तो आप नंबर नोट करें 1787। ये हमारे IG साहब की हेल्पलाइन है। आप इस पे हमारे बारे में, जिसने आपके साथ आपकी बात नहीं सुनी, उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, विद इन नो टाइम एक्शन लिया जाता है। और फॉरन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि लोग सस्पेंड हो जाते हैं। 1787 इज़ सो पावरफुल। हिस्ट्री में ना तो आपको दोबारा ऐसा IG मिलना है, ना तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलना है पुलिसिंग का जिसमें हमने इतना ग्रो किया है कि फ्रॉम तहफ़्फ़ुज़ टू वुमेन सेफ्टी ऐप टू खिदमत मरकज़ टू कंप्लेंट सेल्स एंड द कंप्लेंट सेल्स दैट टू ऑफ अ डिफरेंट पर्सन। CPO का कंप्लेंट सेल अलग है, हमारे DPO का कंप्लेंट सेल्स डिस्ट्रिक्ट में अलग होगा, हमारे RPO सर का कंप्लेंट सेल अलग होगा। एंड आई हैव बीन एन इन चार्ज ऑफ वन ऑफ द कंप्लेंट सेल्स। और वो ऐसे वर्क करते हैं कि इन अ वेरी स्मूथ एफिशिएंट वे।
हमारे पास पब्लिक आती है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है क्योंकि हम अकाउंटेबल हैं। आपके लाहौर के जो लोग हैं वो CPO कंप्लेंट सेल में कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी नहीं सुन रहा, तो वहाँ इन हैंड सारा दिन उनका काम ही है कि बैठ के आपकी कंप्लेंट्स को उन्होंने करना है फॉरवर्ड आगे। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो इन मुल्तान माय RPO, माय बॉस ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर। उन्होंने ये सारे इनिशिएटिव्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए हैं मॉडर्न पुलिसिंग की। पुलिसिंग अब पहले वाली बात नहीं है कि आपके साथ कोई भी कुछ बुरा कर दे पुलिस अफसर तो अब वो जवाबदेह नहीं है। इट्स ऑल IT बेस्ड नाउ। हम सबको HRM के थ्रू मैनेज किया जाता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल और हम यहाँ आपकी वेलफेयर के लिए ही हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपको ये जो जुडिशल सिस्टम है इसमें इंसाफ दिलाने के लिए। इंसाफ से मुझे बात याद आई कि लेट्स टॉक अबाउट रेप। हमने पहले इस पे बहुत डिटेल बात की हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा फिर हम अपने लीगल फ्रेमवर्क को एंड करने से पहले इसका रीकैप ले लें कि अगर किसी का कोई पॉइंट मिस है तो हम उस पर दोबारा बात कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 475 रेप की डेफिनेशन बताई गई है। कोई किसी को याद हो तो शेयर करेगा? अपने अंदाजे से बता दें, व्हाट इज़ रेप? इट्स अ क्राइम, और किन कंडीशंस में दैट काउंट्स एज अ क्राइम वो आप मुझे स्पीक अप, मुझे आवाज़ें आनी चाहिए। हर कोई बोले कि आपके दिमाग में डेफिनेशन ही क्लियर होनी चाहिए। इफ अनदर जी, नंबर 1 के अगर किसी भी फीमेल की कंसेंट के बगैर उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, कंसेंट के बगैर, नंबर 1। नंबर 2 अगर वो अंडर एज है। नंबर 3 अगर वो अंडर एज है और कोई और उनके बिहार पे उनका अटॉर्नी है और उनकी शादी करवा दे किसी और से, दैट टू कम्स अंडर रेप। और नंबर 4 इफ़ अगर कंसेंट इस कंडीशन में दिया जाए कि लड़की समझती हो कि मेरी उस बंदे के साथ शादी हुई है, और समटाइम्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं कि आपको पता नहीं चलता इफ़ दैट इज़ द हस्बैंड। कंडीशंस ऐसी होती हैं, से आपको किसी अंधेरा है उस जगह पे, आप समझो ये तो मेरा हस्बैंड है, यू वर गिविंग योर कॉन्सेंट एट दैट टाइम ऑफ एक्टिविटी, लेकिन वो आपका हस्बैंड नहीं था, दैट ऑल्सो कम्स अंडर 475। 475 लिखें, जो रेप की कंडीशंस है ना वो और डिटेल से पढ़ें ताकि आपका माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए। अंडर सेक्शन 476 इसकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था, तो कोई वो प्रोसेस रिपीट कर दे ताकि जो न्यू कमर्स उनको पता हो कि पहली बात कि रेप के केस में हमने अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। दूसरी बात कि अगर अल्लाह ना करे ऐसे हो जाए, पहले तो होने नहीं देना, दूसरी बात अगर हो जाए तो उसको हैंडल कैसे करना है, वो कोई हमसे शेयर करे। आई थिंक आप इस तरह हो गए हैं जैसे हमने कभी ये बातें की ही नहीं हैं। कंफर्टेबल हो जाओ, नॉर्मल बात है, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं इतनी सिंपल ज़बान में कोई लॉ की टर्म्स हम यूज़ नहीं कर रहे, बस पूछ रही हूँ कि हो गया तो कैसे हैंडल करेंगे। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, फिर बता दूँगी, लेकिन कुछ तो बताओ। ओके आप इंसाफ लेने बेसिकली हमारे पास आएंगी, पुलिस के पास आएंगी, आपके साथ ज़्यादती एज इन आपकी कॉन्सेंट के ख़िलाफ़ आपके साथ आपका हुआ है, ये राइट आपका इन्फ्रिंज हुआ है कि आपका कंसेंट नहीं था, रेप हैपेंड, आप उसका इंसाफ लेने के लिए आएंगी पुलिस के पास। पुलिस के पास कहाँ? पुलिस ने एंटी रेप सेल्स बना दिए हैं हॉस्पिटल से लिंक करके। जैसे मुल्तान में अगर निश्तर है ना तो उसके अंदर पुलिस ने अपना एक सेटअप बना दिया एंटी रेप सेल। विक्टिम आए हॉस्पिटल में, एंटी रेप सेल में रिपोर्ट करें, हम मेडिकल कराएंगे, हम FIR कराएंगे, हम आगे तफ्तीश और आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सारी आगे कोर्ट की तरफ लेके जाएंगे। इसके अलावा वुमेन पुलिस स्टेशन तक एक्सेस है ना, डायरेक्टली वुमेन पुलिस स्टेशन जाएं। वुमेन पुलिस स्टेशन में आपका मेडिकल वहाँ भी वो आपका मेडिकल करवाएंगे, आपको सुनेंगे। और अब तो स्टेट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिलेगी वो एक फ़ीमेल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगी। अब लॉयर्स के और मेल पुलिस ऑफिसर्स के घटिया गलीज सवालों के आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रेप हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जो कि आपको अनकम्फर्टेबल करें। स्टेट इससे ज़्यादा आपको क्या फैसिलिटेट करे कि एज वुमेन यू फील फ्री कि मेरा मसला मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। तो आप अपनी उस
फीमेल अफसर को बता सकती हैं अपना मसला। इसके अलावा आपकी तफ्तीश कंप्लीट हो गई, केस कोर्ट में चला गया, वहाँ पर आपके लिए इतनी आसानी है कि आप एविडेंस देने नहीं आना चाहती हैं, आप व्हाट्सएप पे एविडेंस दे दें। एविडेंस होना चाहिए आपके पास, आप पेश नहीं हो सकती हैं, आप थ्रू वीडियो कॉल। कोर्ट्स आपको रेप के केस में बहुत फैसिलिटेट करती हैं, गिवन दैट कि आप इंसाफ लेना चाहें। बाकी जो कल्प्रिट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, येस दे विल टॉर्चर यू, येस दे विल, आपको रोका जाएगा, बैरियर्स क्रिएट करेंगे, लेकिन करेजियस काम तो यही है, अपने लिए आवाज़ उठाना और अपनी केयर करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना। रेप के उसमें तरीक़ाकार समझ आ गया, क्या है, कहाँ जाना है, कैसे करना है हैंडल चीज़ों को। इसकी बात हमने साइकोलॉजिकल डिफेंस में भी की थी कि साइकोलॉजिकली सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, खुद को खुद से बचाना है। नेगेटिव थॉट्स आए तो उनको रोकना है और उसको पॉजिटिविटी से कम्बाट करना है। ठीक है, चलें। आई थिंक माई क्लास इज़ नॉट इन द मूड कि वो कुछ अपने इनसाइट्स शेयर करें, हम इसको वाइंड अप करेंगे। मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट कमल को भिजवा दूंगी, वो शेयर कर देंगी, मगर मज़ीद मैं कुछ आर्टिकल्स आप साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उसकी। हमने पनिशमेंट डिस्कस करनी है। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं वो बोलूँगी। इसको उर्दू में कहते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान। ये कानून की एक ऐसी किताब है जिसमें जराइम के बारे में बताया गया है और जराइम की सज़ाओं के मुतालिक बताया गया है। तो ये 132 आर्टिकल्स आपके लिए बनाए हैं, इसको पढ़ना है। इसकी कोई छोटी मोटी असाइनमेंट भी बनाइएगा, परसों आके चेक करती हूँ, मेरा एक और सेशन है आपके साथ। ओके ओके, खैर आपने पहली असाइनमेंट क्या थी, याद है किसी को? मतलब जब बच्चे न्यूबॉर्न चाइल्ड क्या? राइट्स। ओके, क्या नाम है बेटे आपका? क्लैप फॉर इकरा। सिर्फ वही प्रेजेंट है क्लास में, मतलब मेंटली फौरी जवाब दिया है उसने कि मेरी असाइनमेंट क्या थी। अच्छा, सेक्शन 310A, पनिशमेंट फॉर गिविंग अ फीमेल इन मैरिज और अदरवाइज, यानी बदला सुलह में अगर किसी औरत को आप शादी करवा दें कत्ल के केसेस में तो उसकी पनिशमेंट है इस सेक्शन के अंडर। हमने एसिड अटैक्स की बात की थी और इसके अलावा और भी कोरोसिव सब्सटेंसेस जिससे आपकी स्किन को तकलीफ़ हो, बॉडी को तकलीफ़ हो, कुछ टूट जाए, एनीथिंग लाइक दैट, उसमें है 326A फॉर द कोरोसिव सब्सटेंसेस से जो हर्ट कॉज हुआ हो। 336B पनिशमेंट है इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। वो कंडक्ट को देख के कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना होना चाहिए, कम से कम 7 साल। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिसके साथ ऐसे कभी कुछ होता है ना, हम तो अपनी आंखों से देखते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए होता है। इट्स अ फीलिंग कि जब यू आर लाइक कि जो मुझे हुआ है ना, मुझे उसका इंसाफ चाहिए, और इंसाफ भी आपका हक है। अपना हक आप छोड़ देते हैं, यू कैन नॉट, आप शायद आपको सुकून मिल जाए ज़िंदगी में उससे, लेकिन बिलीव यू मी आपको वो चीज़ हॉन्ट करती रहेगी हमेशा। आपको मैं यही बात कहती हूँ, अपने लिए फ़ौरन स्टैंड लें, अदरवाइज़ वो चीज़ किसी और फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में बाद में बाहर निकलेगी। तो उस मसले को वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करके लाइफ में आगे मूव ऑन करेंगे आप। ओके क्लास, share your insights with me about abortion. What do you think about abortion rights? What do you know about abortion rights in this country? क्या आपको इसके बारे में पता है कि ये क्या है और आपका इसके बारे में नज़रिया क्या है, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। ये अच्छा पॉइंट याद आया एक, इलीगल है। ओके उसमें भी खास टर्म की बात है ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या उसके बाद वो इलीगल है, उससे पहले अगर हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम। ओके, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस, लेकिन हम इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको बाय लॉ तो हम कर लेंगे, बात पढ़ भी लेंगे, मगर आप मुझे बताएं कि आपका पर्सनल एक नज़रिया क्या है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट देम कि ये आपकी कोई भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको वीडियो या कुछ ऐसा ना बने। आप फॉर एन इनसाइट मैं जानना चाहती हूँ, फॉर अ रिसर्च पर्पज़, कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। इस मुल्क में तो इलीगल है, लेकिन आपका अपना क्या नज़रिया है इसके बारे में? मैम आई थिंक अगर आप नहीं चाहते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं एक बच्चे की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप करेंगे। और अगर आपने कर लिया है और एक कंसीव हो चुका है तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए। ठीक है। दूसरी ये हो सकती है कि ये बिल्कुल ठीक बात है
लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के केस में जैसे कोई हाँ। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं कि बच्चे की लाइफ पे इम्पैक्ट ना हो, तब हम्म, करवाई जा सकती है, वरना नहीं करवानी चाहिए। सेम दैट पॉइंट कि अगर कोई पता है आपको कि एक बच्चा होगा डिसेबल या उसमें कोई इश्यूज होंगे तो अबॉर्शन लीगल होनी चाहिए उस केस में। यानी कि क्लास ये कह रही है कि जिस तरह से हमें राइट टू मैरी दिया गया है कि अपनी मर्ज़ी से ये डिसाइड कर सकते हैं हम, ये हमारा हक है कि कब हमने शादी करनी है, किससे शादी करनी है, किस एज में करनी है, किन कंडीशंस में करनी है, उसी तरह ये भी हमारा हक होना चाहिए कि मैं या आप किस वक्त माँ बनना चाहते हैं, ये हमारा हक होना चाहिए। डोंट यू थिंक ये आपका हक है? यू शुड टॉक अबाउट इट। आप अपने पार्टनर से इसको डिस्कस करें, ये आपका हक है। इफ़ यू आर नॉट मेंटली रेडी, you should not go for it. Rather than destroying a child's mental health, an unhealthy mom will produce and raise an unhealthy child. तो अपने जब तक आप ठीक नहीं हैं, किसी और इस तरह की चीज़ नहीं करनी है, आपने अवेयर रहना है इस चीज़ में भी। और आपको थोड़ा, जैसे आपकी क्लास ने बताया है, पहले से ही आइडिया है, इस टर्म को कहते हैं इस्तिकाते हमल, कानून की ज़ुबान में। आप सेक्शन लिखेंगे इस्तिकाते हमल का, तो वो 338 ABCD वो एक में डिस्क्राइब किया होगा, कंडीशंस डिस्क्राइब की होंगी, वो सारे आपके सामने निकल आएंगे। मगर उसमें यही है कि अगर औरत की कंसेंट के बगैर उसका जो प्रेगनेंसी है उसको मिसकैरी करवा दे विद द इंटेंट ऑफ कॉजिंग हर्ट, तो उसके लिए सेक्शन अलग है, विच इज़ 338A। उसमें भी अगर औरत की जान को ख़तरा हो, जैसे आपने बताया है, तो इट्स ओके। अगर करना पड़ा औरत की ज़िंदगी बचाने के लिए तो इस्तिकाते हमल इज़ वैलिड। मगर अगर ऐसा कुछ नहीं था, जानबूझ के मिसकैरी किया गया, तो जिसने किया है उसको सज़ा मिलेगी। अगर उसको रिपोर्ट करें आप, और आपके साथ ये हो, अल्लाह ना करे किसी के भी साथ हो, तो दैट पर्सन इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस। इसके बाद एक और है इस्तिकाते जनीन। ये मैंने जो पहला आपको पढ़ाया है ना, वो उस केस में है कि जब चाइल्ड के ऑर्गन्स अभी प्रिपेयर्ड ना हुए हों और प्रेगनेंसी को इतना टाइम ना हो, बट अगर पूरे ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं तो वो इस्तिकाते जनीन में आएगा। जैसे कि कोई बच्चा किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस से मरा हुआ पैदा हो, तो उस केस में आपको मैंने जो प्रिपेयर किया है उसमें आप पढ़िएगा कि किस तरह से कितना % ऑफ दियत आप ले सकते हैं। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये इलीगल नहीं, इट्स क्राइम इन पाकिस्तान। इलीगल तो चलो, इलीगल पनिशमेंट नहीं है, इसकी पनिशमेंट है। और हर सेक्शन को डिटेल पढ़ें, उसके हर ऑप्शन को पढ़ें कि लिम्स डेवलप हुए हैं आपकी प्रेगनेंसी में, क्या स्टेज है, किस स्टेज पे कौन सी सज़ा बनती है, किस तरह से क्या हुआ है, ठीक है। बाकी आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर अवेयर, यू डोंट नीड मच क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। आप अपना भी कोई आपकी सोच है, आप खुद भी कुछ महसूस करती हैं कि मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ, या मैंने इस चीज़ के लिए जाना है या नहीं जाना। जैसे कि आपने कहा ना कि जब तक एक जो माँ, एक औरत होती है, जब तक वो मेंटली या फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली तैयार नहीं होती है, कि मैं देखती हूँ कि अगर किसी की शादी है आफ्टर 3-4 मंथ्स पता लगता है पीस रहता है। और अक्सर आप देखेंगे कि जब शादी हो जाती है तो सास का सवाल होता है तुम कब हम खुश हो गई ना, इट इज आई एम शॉक्ड होती हूँ कि अभी हस्बैंड और वाइफ के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं, किस तरह 2 महीने में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, 3 महीने किस तरह किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अच्छा, इन चीज़ों को हैंडल करने का तरीका यही है कि जैसे मैंने आपको हरासमेंट की क्लास में बताया था ना कि ये टाइप्स ऑफ हरासमेंट हैं और ये हम ही करते हैं और हमारे साथ ही होती हैं। चलो, अगर हमारे साथ हो रही हैं तो हमने किसी को नहीं करना। अगर आपके साथ ऐसा होगा, आपने किसी के साथ नहीं करना। इस पे तो कोई कंट्रोल नहीं था कि आपके साथ ऐसा ना हो। चलो, आपको वैसी फैमिली मिली या वैसा माइंडसेट, या वो आपकी किस्मत थी, ठीक है। और जब आप ना होते हैं उस टाइप के इंसान होते हैं ना जो बोलते हैं अपने बारे में दैट आई वांट दिस, तो आपको फिर उसके अगर कंसिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े ना तो आपको दुख नहीं होता। अगर आप उस टाइप के इंसान नहीं हैं, आप एग्रीएबल टाइप के इंसान हैं, आप हर चीज़ को यस करते हैं, उस टाइप में आपकी सेटिस्फेक्शन है, तो आप वैसे ज़िंदगी गुजारें। और मैंने पूछना था कि मतलब स्टेट में कानून के लिहाज से जॉइंट फैमिली का क्या सिस्टम है, मतलब अगर कि शादी से पहले का औरत के मैंने जॉइंट सिस्टम में नहीं रहना, या वो शादी के बाद के मैं जॉइंट सिस्टम में नहीं रहना, जी। कर जाए। ये वाली बात भी अंडर सेक्शन 17A फैमिली कोड्स के एक्ट में लिखी हुई है कि मेंटेनेंस ऑफ अ वुमन में
आप उस वुमन को अलग फूड देंगे, अलग शेल्टर देंगे। शेल्टर क्या है? उसका अपना एक अलग घर, पोर्शन, एनीथिंग जो उसका है, उसकी प्राइवेसी और मॉडेस्टी उसमें ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो अलग घर यही है ना बेसिकली, सादा ज़ुबान में अगर कहें फैमिली सिस्टम न्यूक्लियर है या जॉइंट है। आप जॉइंट में नहीं रहना चाहती, आप आस्क करेंगी कि आप मुझे मेंटेन करें अलग तरीके से। अच्छा, और जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ ना, हमारा थोड़ा पुलिसिंग करके लहजा वैसा होता है, लेकिन आप थोड़ी सी यहाँ साइंस और साइकोलॉजी भी यूज़ करेंगी। आप अपनी बात को मनवाने के लिए उसको अच्छा पिच करेंगी, आप अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी अपने पार्टनर के साथ, और आप अपनी चीज़ों को जब चाहेंगी कि मुझे मिले, एक्सप्लेनेशन देंगी, उस आस्क करेंगी, लड़ के झगड़ के नहीं, लॉजिकली, इमोशनली इंटेलिजेंट होके चीज़ों को हासिल करने का भी तरीका है। अगर हम लड़ेंगे और रूड होंगे अपनी ही फैमिली में, शादी तो हो गई ना, चलानी भी है, कमिटमेंट की हुई है, छोड़ के जाने का तो ऑप्शन ही नहीं होता अगर कमिटमेंट की है तो, वैसे तो है। ऑफ द रिकॉर्ड आई वांट टू टेल यू दिस कि आप लोग, मुझे यकीन है, बार बार मैंने ये बात की है कि आप लोग कमिटमेंट निभाना सीखेंगी, लॉयल्टी डेवलप करेंगी इवन इफ़ यू आर नॉट लॉयल। लेकिन अगर आप चेंज करेंगी ना किसी को, कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में, उसका इम्प्रिंट आपके ऊपर रहता है, आप एक बर्डन से निकल के दूसरे में जाएंगी। ये मेजॉरिटी स्टेटिस्टिक्स हैं। ये बड़ी अनकंफर्टेबल बात है और मैं अपना ओपिनियन इम्पोज नहीं करना चाहती हूँ, मगर अगर आप चेंज करेंगे मर्द को तो इट्स नेवर एंडिंग। दूसरा उससे बुरा, शायद अच्छा ना निकले, अच्छा निकल भी सकता है, तीसरा उससे बुरा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ना, अपना बेस्ट करके वहाँ से निकलें ताकि आपको रिग्रेट ना हो। और अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपके ऊपर डबल ओनस है उस चीज़ को, उस कमिटमेंट को प्रॉपरली कॉम्प्रोमाइज़ टाइप करके। आई डोंट इनकरेज दिस बट इट्स नेसेसरी, वी शुड केयर अबाउट इट। हमें सेल्फिश नहीं होना, हमें सेल्फ अवेयर होना है, ठीक है। अदर देन दैट कोई और इनसाइट, कोई और टॉपिक, रोने ना लग जाना, बस बोलते भी नहीं हो और थके हुए हो ऐसे। चलें, किडनैपिंग के बारे में बात की थी सेल्फ डिफेंस की पहली क्लासेस में, उसका सेक्शन लिखें 365 और वो पढ़िएगा। पाकिस्तान में किडनैपिंग के अलग है सर्कमस्टांसेस और सेक्शंस और लॉज, और फॉरेन कंट्री में अगर आपको किसी ने फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन बाय किया है या किसी ने फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन सेल किया है तो उसका आर्टिकल 371A और 371B है। उसकी जो बायर है और जो सेलर है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इनकी अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, ठीक है। उसको भी पढ़िए। रेप का जैसे मैंने आपको बता दिया 375 में रेप की डेफिनेशन है, पढ़ें उसे। 376 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है कि क्या है रेपिस्ट की पनिशमेंट। हम जब कंप्लेंट सेल में किसी रेपिस्ट को देखते हैं ना, इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल बात की हुई है कि कॉजेज़ क्या हैं, पावर इम्बैलेंस है, रेपिस्ट साइकोलॉजिकली फील्स दैट ही इज़ पावरफुल इनफ कि वो किसी भी वुमन को डैमेज कर दे, उसकी मोडेस्टी को ब्रीच कर दे। तो हमें पावर शिफ्ट करना है बेसिकली। रेप हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ पावर इम्बैलेंस। तो जब मैं किसी रेपिस्ट को देखती हूँ ना, एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ वुमन, जो मेरी फीलिंग होती है वो तो एक अलग है, मगर वो हमें जैसे देखते हैं तो हमें ज़्यादा बुरा लगता है। मैं अगर अपनी बात करूं कि आई कैन गेट अवे विद इट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, तो आई एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ऐसा दोबारा ना हो। मैं अपना मैक्स लगाऊंगी, अपनी जितनी भी मेरी इन्वेस्टिगेशन है एफर्ट करूंगी फॉर एवरी वुमन। आप भी पुलिस में आएंगी तो आप भी यही करेंगे बिकॉज इट्स अ ग्रॉस फीलिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंश्योर करें कोई इससे ना गुजरे, ठीक है। फॉर्निकेशन के बारे में बात की थी कि क्या बात की थी फॉर्निकेशन के बारे में? अच्छा, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि लॉजिकली मज़हब ने क्यों मना किया है कि फॉर्निकेशन नहीं करनी, ज़िना से मना किया है। उसका लॉजिक आपको बताया, उससे वो एक हद है। आपको अपनी सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करना है, आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है। आपको अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मैनेज करना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती हैं, पैसे चाहिए ज़िंदगी में,
उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है कि फाइंड अ रिच गाय who can maintain all of your needs, do a contract of marriage and live happily. Even if that's not working, move on into your life, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट से। तो 496B है फॉर्निकेशन का, अंडर सेक्शन 496B PPC फॉर्निकेशन। चलें बेटा, इसके अलावा आप कुछ बताएं जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं। ओके ओके, ये सब बताया है हमने, हर टॉपिक पे बात की है और आज हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। हम इस पे दोबारा बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई फहश मैसेजेस भेज रहा है, गंदी वीडियोस भेज रहा है, साइबर हैरासमेंट, साइबर क्राइम्स, इन सब के बारे में पहले भी बात की हुई है, आगे भी हम कर लेते हैं। तो आप करेंगे क्या? पहले आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है ताकि हम उस एंगल से इस बात को करें, किसी और के साथ? उसने कहा कि दोस्ती करो, मैंने कहा मैंने नहीं करनी, आगे से गंदी गंदी गाने मैं इसको ब्लॉक कर दूँ। अभी तक मैं चैट पड़ी हुई है, तो मैंने कहा मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है कि नेचर ऐसे कि मैं जो मेरे साथ आई स्टिल रिमेंबर यू दैट वुमन जिसने वो बस में भी अपना सेल्फ डिफेंस किया हुआ है इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे पीपल ट्राई टू टच यू, और मैंने आपको आर्टिकल्स भी पढ़ाए थे उसके कि इसका क्या है। तो अगर ऐसा आपने, अब वो मैसेजेस हैं ना, लास्ट टाइम मैंने आपको ये टिप दी थी कि मैसेज डिलीट नहीं करने, इसलिए तो मैं रखा, मैं सोच रही हूँ इसका मैं क्या करूँ। इसको आप रिपोर्ट करें, FIA सर्च करें, FIA के ऊपर रिपोर्ट कर दें, अपनी एक एप्लीकेशन बनाएं जिसमें लिखें कि ये नंबर से मेरे साथ ऐसे हुआ है। आप इस नंबर को अकाउंटेबल बनाएं ताकि फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। क्राइम रिपोर्ट होगा, वो नंबर रडार में आएगा, वो नंबर नोट हो जाएगा, किसी और के साथ कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी का गलत काम होने से बच जाएगा। मैं भी मैम से परमिशन ले रही थी कि मैंने मैम से पूछना कि मैं इसका क्या करूँ, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। बल्कि आप उनसे मेरा नंबर भी ले लीजिएगा, इसके अलावा भी मैं आपको गाइड कर दूंगी इसमें। पब्लिक प्लेसेस पे अगर आपको देख के कोई गाना गाए, हमने तो वहाँ तक डिस्कस किया हुआ कि उसका सेक्शन क्या है, तो ये साइबर वाला तो ऊपर से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे पास वीडियोस है, चैट मैं वायरल कर दूँ। मैंने कहा मैंने किसी को शेयर नहीं की, तुमने करनी कर दो। तो जब मैंने ये कहा ना, आपसे गाली देना शुरू हो गया। बेटे आप इसको करें रिपोर्ट FIA की वेबसाइट खोल के ना। अदर देन दैट, आपका मुतलका थाना कौन सा है? शेखुपुरा। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लें, उसके अलावा एप्लीकेशन मैं आपकी वहाँ भी दिलवाऊँगी। आपको अगर कोई गंदी तस्वीरें, गंदी तो नहीं कहना चाहिए, पर्सनल तस्वीरें या आपके कोई पर्सनल वीडियोस, फहश कह लें, जो सोसाइटी की नॉर्म्स के उसमें नहीं हैं, अगर वो आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई नेट पे अपलोड कर देता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। भले वो आपकी तस्वीरें हैं, भले वो आपकी तस्वीरें नहीं हैं, अगर कोई एविडेंस बेस्ड साबित हो गया इन्वेस्टिगेशन में कि इस बंदे ने इस लड़की की वीडियोस अपलोड की हैं, उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। और वो कैसे होगी, अभी हम आपकी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड करवाएंगे आगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। और उसके बाद आपकी कोई वीडियोस हैं ऐसी, हैं भी तो कोई मसला नहीं है। उससे कोई लिंक नहीं कि वो शेयर करे या ना करे, मुझे इससे लिंक उसने मुझे गाली दी। फेयर इनफ। अगर कोई होता कौन है हमें गाली देने वाला? नहीं, कैन नॉट गेट अवे विद, हम इसको पूछेंगे, डोंट वरी। ठीक है, साइबर रिलेटेड हम बात, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट ऑफिस में हूँ, लाइक आई एम वर्किंग देयर, ठीक है। वहाँ लम्स में, नहीं FC में, अच्छा FC में यू आर वर्किंग एज अ, कंडक्ट ऑफिसर। ओके। वहाँ पर मैम काफ़ी कंप्लेंट आती हैं लड़की, और जो हमारे चीफ डॉक्टर वगैरह हैं वो उन्हें यही सजेस्ट करते हैं कि आप FIA में कंप्लेंट करें। उनको आगे से यही होता है इशू कि अगर हम कंप्लेंट FIA में तो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, हाँ जी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नॉट कंफर्टेबल, उन्हें पता नहीं होता कि वो अपने घर वालों से मतलब नहीं शेयर करती, ठीक है। यही होता है कि अगर हम FIA में कंप्लेंट करते हैं तो लाइक वो हमारे घर आएंगे क्या इन्वेस्टिगेशन करने, या हमें बुलाएंगे, या हमारी फैमिली इन्वॉल्व होगी इन सारी इन्वेस्टिगेशंस में, मुझे नहीं पता होता ऐसे। ओके, मैं आपको इसके बारे में यही कहूँगी कि ऑल्दो इवन इसके बारे में हमारे हर पुलिस ऑफिशियल ने बात की हुई है, हमारे IG सर से लेके हमारे RPO मुल्तान, उन्होंने एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि आप सब अपने घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, तो आप ऐसे ही पुलिस की भी बहनें और बेटियां हैं। आप ये नहीं समझें कि पुलिस को या FIA को आप कुछ बताएंगी तो वो आपके घर आके कोई पता नहीं क्या पूछ लेंगे आपसे। जैसे आप किसी की बहन बेटी हैं, वैसे ही आप हमारी भी, हमारे लिए सेम उसी दर्जे पे आप हैं।
तो FIA के ऑफिस आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप जाना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, आप जा भी सकते हैं वहाँ पे। आप जैसे कहेंगे उन्होंने वैसे करना है। अगर आप उनको कहेंगे कि आप मेरी फैमिली को या मेरे घर आके मुझे इन्वॉल्व करें तो वो ऐसे कर लेंगे। अगर वो आप कहेंगे कि नहीं मैं अकेली आऊँगी और मेरी इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरे कंसेंट के बगैर, तो वो वैसे ही करेंगे। इसका भी इससे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन ये है कि ये तो ऑनलाइन है ना, आपको कोई इतनी इंतज़ार रहता है कि कब मेरा जो एप्लीकेशन वो फॉरवर्ड होती है। आप वुमेन पुलिस स्टेशन डायरेक्टली जाएँ, SHO वुमेन है, सारा अमला वुमेन है, आपने एप्लीकेशन देनी है, अपना मसला डिस्कस करना है, आपको लीगल एडवाइस दे देंगे। अदर देन दैट गूगल पे सर्च करें आप वुमेन डेस्क लॉयर्स का कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैंने लिखा भी होगा, आई थिंक मैंने नहीं लिखा, तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा, वुमेन डेस्क लॉयर्स, वुमेन्स लॉयर्स डेस्क, इस तरह से। तो आप उनका नंबर अपने उनको दिया करें स्टूडेंट्स को कि इस डेस्क पे एज वुमेन आपको लीगल एडवाइस मिलेगी कि लीगली आपने क्या करना है। साइबर क्राइम से रिलेटेड आप समझ ही नहीं पा रही तो एडवाइस लें, उसके बाद वुमेन पुलिस स्टेशन आएँ, अपनी दरख्वास्त दें। उस दरख्वास्त आप नंबर दे देंगी अपना, आपको आपके नंबर पे फ़ोन आएगा, आपके घर वालों को कोई नहीं बुलाएगा जब तक आप नहीं कहेंगी, और आपके किसी को पता भी नहीं होगा कि आपने क्राइम रिपोर्ट किया और आपको उसका वो हल भी मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वीडियोस को कोई अपलोड कर दे तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। आपकी वीडियोस हो ना हो मैटर ही नहीं करता, और अल्लाह ना करे आप में से कोई भी इस चीज़ से गुजरे, लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है भी ना तो स्टे स्ट्रॉन्ग। हम सारे अगर अपने फ़ोन में कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो अपने फ़ोन में ही करके कुछ किया था ना। इवन इफ़ आपकी तरफ से आपकी चीज़ें किसी को भी सेंड आप कर देते हैं एज इन रोमांटिक पार्टनर्स को या वैसे ही, तो भी इट्स ओके, यू कैन गेट अवे विद इट। इट्स योर एज ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डू मिस्टेक्स, अगर हो भी जाती है तो उसको तो सुधारना है, उसको डील करना है इमोशनली इंटेलिजेंट होके, स्ट्रॉन्ग होके, ना कि बस चुप कर जाना है और क्राइम को रिपोर्ट नहीं करना। वो ज़माने गए बस, अब डोंट। क्राइम रिपोर्ट करना है, चाहे आप फॉलो अप करें या ना करें। और मेरी पर्सनैलिटी से आपको मतलब जितना भी पुलिस का अंदाज़ा हो रहा है ना, आई कैन वाउच फॉर दैट कि मेरे से बेहतर लोग हैं हर जगह। आई एम अ न्यू एंट्री इन दिस, और स्टिल आई हैव सो मच टू लर्न मोर अबाउट इट। जो मेरे से पहले हैं 15-15, 20-20 साल, वो तो आपको ऐसे निकाल के ले जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम में से, अगर आप फॉलो अप करती हैं, वहाँ पे जाती हैं, प्रेजेंस को इंश्योर करती हैं। अब ये तो नहीं ना हो कि आपको फ़ोन कर रहे हो कि मैडम आके एविडेंस रिकॉर्ड करा दें, बयान दे दें, कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दें, फिर नहीं मिलेगा जस्टिस। जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, टाइम लगेगा। साइबर सिक्योरिटी को भी रिकैप कर लिया, आप कुछ बताएं। 4000 कोई और चीज़ जो आप रिकैप चाहती हूँ, हम उस पर बात कर सकते हैं। मैम सोशल मीडिया पे मतलब कि आए दिन न्यूज़ आती है, इसका रेप हो गया, ये हो गया, एंड व्हेन वी गो आउटसाइड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, हम बेशक यहाँ फाउंडेशन में भी आना हो, हम देखते हैं कि आदमी इस तरह देख रहे होते हैं जैसे पहले तो देखा ही नहीं है कभी एक्सपीरियंस, और मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किस्म का होता है। हाँ आप जी। सोचते हो इसके बारे में, मेंटली आपके ऊपर बहुत। अच्छा, आपको जब कोई देखता है तो आपने इस प्रॉब्लम को शेयर किया है, आप अब ये बताएं कि मेल गेज से आपको मसला है या देखते ही इस तरह है। नहीं। द होल कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ मेल गेज। यस, ऐसे होता है। अगर आपको इससे मसला है, आप कॉन्फिडेंट, आपका शेक हो जाता है, अगर आपको कोई घूर रहा है, घूरना भी क्राइम है, इसको भी रिपोर्ट करेंगे, फलाना वॉज स्टॉकिंग मी और बिहाइंड मी, ये चीज़ें पढ़ो इन चीज़ों को। अदर देन दैट मैं ये पूछ रही थी कि मेल गेज से आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है, आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, आइडेंटिफाई द फीलिंग, फिर उसका सोल्यूशन भी निकाल लो। क्या होता है? अनकंफर्टेबल फील होता है। मैंने पहले ये शेयर किया था कि जब आप घर से निकलती हैं ना, तो मैं इस चीज़ को नहीं इनकरेज करी कि भाई आप पर्दे करो, वो करो, ये करो, योर लाइफ योर चॉइसेस। मगर फ़ायदे की बात यह है कि अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है और लोकल ट्रैवल करना है, स्पीडो, रक्षा, ऐसे, तो आप ना एक चादर कैरी कर लिया करें, आपकी बॉडी विजिबल नहीं होगी। और मास्क तो आपको वैसे भी लगाना चाहिए एसिड अटैक से बचने के लिए रास्ते में, स्पेशली इफ़
यू हैव अ राइवलरी, रोमांटिक पार्टनर के साथ राइवलरी है, फैमिली राइवलरी है, उन हालात में तो मास्क वैसे ही लगाना चाहिए। जैसी आपकी एयर क्वालिटी है आपको वैसे ही मास्क लगाना चाहिए, तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। अच्छा, हमें बड़ा बुरा लग रहा होता है जब माएँ या कोई घर के बड़े कहते हैं कि तुम ना चादर लेके जाओ या ऐसा करो वैसा करो। उनकी उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए ना भी लो, बट अपने बेनिफिट के लिए ले लो। हमें भी बड़ी बुरी लगती थी ये बातें। माई मदर इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन, उनको शी वॉन्ट्स मी टू फॉलो द रिलीजन और उसके अकॉर्डिंग ही चलो। व्हेन यू आर यंग यू लिव इन विद योर फ्रेंड्स और आपका उन पे इन्फ्लुएंस आता है, आप थोड़े से भी मॉडर्न ज़िंदगी गुजारते हो तो आपके रिलीजियस पेरेंट्स को आपसे मसला होता है। एंड यू बिलीव मी कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया दैट इफ़ यू वांट टू डू दिस जॉब तो आपको स्कार्फ लेना पड़ेगा, एंड आई हैव मेड अ प्रॉमिस विद हर। लेकिन लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ होता है वाई शी हैज़ सेड इट। बालों को मेंटेन करना इतना मुश्किल है, ह्यूमिडिटी है, हमें नौकरी सड़क पे करनी होती है, रमज़ान बाज़ार्स में इवन सहरी से लेकर अफ्तारी तक खाना हम सड़क पे खा रहे होते हैं, तो उनकी इन बातों के पीछे आपका ही बेनिफिट छुपा होता है। मेल गेज से अनकम्फर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर जाना है तो बॉडी तो साथ जाएगी, और जिसने देखनी है देख ले, क्या ही है इसमें, क्या अनकम्फर्टेबल बॉडी है, अब जैसी भी है। अपनी इनसिक्योरिटी ना बनाए अपनी बॉडी टाइप को। आप स्लिम है, ये भी हमने इसके ऊपर भी एक सेशन में आई रिमेंबर कि हमने बॉडी शेम को बड़ी हरासमेंट वाले में डिस्कस किया था। इनसिक्योरिटी ना बनाएं अपनी किसी भी चीज़ को, अपनी आइडेंटिफाई कर लें अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने आप को सिक्योर कर लें अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डील करके। अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करना। ऑफिस जाओगी बॉडी साथ ही जाएगी, घर तो नहीं छोड़ के जा सकती, वो देखेंगे भी, देखते हैं तो देखते रहें, क्या हो गया, नो बिग डील, बहुत छोटी बात है ये। हाँ, आपका मेंटल पीस उससे ख़राब हो रहा है, अपने से अपना सोल्यूशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा तो रिपोर्ट करो, पिक्चर बनाओ, रिपोर्ट करो, रडार में लाओ इन बंदों को। और मेरे जैसे अगर कोई आपको आगे से आईओ मिल जाएगी वो नहीं छोड़ेगी, बिकॉज एज वेमेन वी आर डन विद दिस। इट्स अ वेकअप कॉल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम केयरफुल हो जाएं। हमें होना चाहिए फॉर आवर सेल्व्स। इतनी इन्वेस्टमेंट की है घर वालों ने, इसलिए तो नहीं कि कोई भी आगे घूर ले और गाली दे दे। इस सीरीज़ को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, लीगल फ्रेमवर्क, राइट्स एंड प्रोटेक्शन रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी इन पाकिस्तान। एज वुमेन वी आर अवेयर, वी विल स्टडी, वी विल नो मोर अबाउट आवर राइट्स। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सेंड करती हूँ, रोज़ के 2 भी पढ़ लिया करो, नंबर आपको याद रह जाएगा। और 1787 बताया कि अगर पुलिस नहीं सुनती, हर एक का स्टेट ने मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। वही सेम बातें हैं आपको, आप चैट जीपीटी पे लिखो, गूगल पे लिखो, कोई आर्टिकल पढ़ लो, मगर लैक कहाँ पे है? अपनी विल पावर पे, खुद की लाइफ चॉइसेस पे, खुद को समझने में, फिर ये चीज़ें हमारी चलेंगी आगे। चलें, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फॉर बेयरिंग अप विद मी। आई विश यू ऑल गुड लक।